कन्नौज परफ्यूम, मैं नेता सदन से कहूंगा गोबर नहीं चाहिए हमें गोबर प्लांट नहीं चाहिए। आप गोबर प्लांट ले जाइए गोरखपुर। अच्छा है, हम तो जहां जहां पढ़ा है, जहां जहां सीखा है, कुछ कुछ तो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। आप गोबर देखते हो तो गोबर ही इम्प्लीमेंट करते हो। जब तक अमन और चैन नहीं आता, काम हमारा है नफरत की खिलाफत करना। मेरी पीढ़ी को एक मशाल बन के चलना है, जिसका फर्ज है इंसानियत की राह रोशन करना। तो हमारी लाइनों का पोस्टमार्टम कर दिया। हम तो सोच रहे थे, हम तो ये सोच रहे थे, यही चाहता था। हम ये सोच रहे थे कि आप कोई नया सुनाएंगे। नहीं, आपने जो पढ़ा था वही मैंने कुछ उसका जवाब बनाया था। ये मेरी गलती नहीं, अगर आप दूसरा पढ़ते तो जवाब दूसरा होता। ये जवाब नहीं है तो पोस्टमार्टम है उसका। मैं अध्यक्ष महोदय धन्यवाद देता हूं कि वो बात समझ गए कि उन्हीं की लाइनों का जवाब ये था। आप जातियों की लड़ाई कराते हैं, जातियों के बीच में नफरत फैलवाते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि हम तो नारा लगा सकते हैं इस बात का कि सोशलिस्टों ने बांधी गांठ, पिछड़े पावे 100 में 60। बताओ हमें सत्ता पक्ष के लोगों में से कितने लोग ये नारा लगा सकते हैं? और फिर समाजवादियों ने कभी नारा दिया होगा, हमने तो उन्हीं से सीखा, किताबों से सीखा, शिविरों में सीखा, जनेश्वर मिश्र से सीखा। और जनेश्वर मिश्र इसलिए सीखा कि हमारे पार्टी के बड़े नेता थे, और बड़े नेता थे इसीलिए मैंने, अगर नेताजी ने लोहिया पार्क बनाया था तो मैंने भी जनेश्वर मिश्र पार्क बनाया और बड़ा पार्क बनाया। और इसीलिए हम कहते हैं कि जो एक नारा कभी दिया गया था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, क्या आप में से कोई ये नारा लगा पाएगा? और फिर लोहिया जी की आखिर, हाँ कि लोहिया जी की बहुत सारे मैं नारे पढ़ सकता हूं, लेकिन जब तक भूखा इंसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा। तो हमारी लड़ाई जारी रहेगी, लड़ाई लड़ते रहेंगे। कि उस समय के सिंचाई मंत्री जी, जो न केवल मेरे चाचा हैं, नेता सदन भी मुस्कुरा रहे हैं। कभी कभी लोग मुझे समाजवाद सिखाने लगते हैं। नेता सदन सिखाए तो कोई बात नहीं, जो पढ़ना ही नहीं जानते वो भी सिखाते हैं। जो पढ़ना नहीं जानते वो भी सिखाने लगते हैं कभी कभी। उन्होंने कहा कि थोड़ा बहुत कमा लो, पूरा मत डकार जाओ। यही डायलॉग था, अगर किसी को ठीक करना हो तो मुझे ठीक कर दो। सरकार पक्की है तो नौकरी पक्की क्यों नहीं है? हम तो आपको योगी समझ रहे थे, मॉन्क कौन लिख दिया आपको? अयोध्या का अभी तक एयरपोर्ट नहीं बन पाया। मैं तो कहूंगा नेता सदन को पूरा ध्यान अयोध्या पे दीजिए। आप जल्दी से जल्दी एयरपोर्ट बनाइए, क्योंकि आप उतरे फिर हम भी उतरे उसी एयरपोर्ट पर। उसके लिए सरकार को अगर सर्किट रेट बढ़ा करके 6 गुना भी मुआवजा देना पड़े तो देना चाहिए किसानों को। आपको सब किसान जमीन दे देते, लेकिन पता नहीं नेता सदन आप किस अधिकारी के चक्कर में पड़ गए। आप फैसला लीजिए, कलम उठाइए और 6 गुना कर दीजिए। कोई रोक दे तो मुझे बताइए। आप वैसे तो वैसे आप बहुत सख्त हो, लेकिन बताओ किसानों के लिए सख्ती नहीं है। आप सर्किट रेट बढ़ाने कौन रोक रहा है? और अयोध्या के लिए कौन मना कर देगा? आप 6 गुना दीजिए सर्किट रेट बढ़ा करके। आपको अगर 2 दिन में जमीन न मिल जाए तो कहिएगा। 1,24,000 पेड़ लगवाए थे, वो 1,000 एकड़ में लगे थे। 1,000 एकड़ में 1,24,000 के लगभग पेड़ लगे थे, और आप तो हर साल 20 करोड़ से नीचे नहीं जा रहे हो। और इस बार तो कहा है बजट में 35 करोड़ पेड़ लगाएंगे। क्या गमलों में लगा रहे हो जो आप सड़क पर लगने लगे? गमलों में क्या गमलों के भी पेड़ गिर ले? तब तो घास गिर ली, तब तो लगी गई। लखनऊ में लग गई होगी इतनी घास। 35 करोड़ अगर 1,000 एकड़ में 1,24,000 पेड़ लगते हैं तो 35 करोड़ पेड़ के लिए जमीन कहां है आपके पास? ये बताएं हमें आप। लाइन सफारी, एनिमल सफारी वो हो सकता है हमने और नेताजी ने बनवाई हो, लेकिन वो इटावा में बनी है, मेरे क्षेत्र में नहीं बनी है। मेरा जन्म सैफई में हुआ है, इटावा में नहीं हुआ है। इटावा से विधायक आपकी हैं, हमारी विधायक नहीं है। इसलिए क्यों भेदभाव आपको? और फिर आपको ये याद रखना चाहिए,
नेता सदन जो शेर आप लेके गए हो उसको खिलाए पिलाए इटावा वालों ने है, और नहीं खिलाया पिलाया हो तो बताइए आप। मोटा तगड़ा करके भेज दिया गोरखपुर, ध्यान रखना वो कमजोर ना हो जाए। अगर आप राष्ट्रवादी हैं, कहते हैं हम है नहीं, नेशनलिस्ट ही नहीं है, हम लोग राष्ट्रवादी नहीं है, हम देशभक्ति नहीं है, हम बनाए सैनिक स्कूल, देश की सीमा पर लड़ने के लिए बच्चों को तैयार करें, हम राष्ट्रभक्ति नहीं है, आप राष्ट्रभक्त हो। आपने सैनिक स्कूलों का बजट क्यों काटा, और सैनिक स्कूल क्यों नहीं बनाए अभी तक आपने? सैनिक स्कूल उस समय दिल्ली की सरकार ने मुझे दिए थे, वो एक दे रहे थे अमेठी में। मैंने उस समय कांग्रेस के नेता से बात की कि मैं अकेला अमेठी में नहीं दूंगा, अगर आप सैनिक स्कूल चाहते हैं तो 2 और दीजिए, तब मैं जाकर के दूंगा। तो मुझे खुशी इस बात की कि दिल्ली की सरकार ने वो बात मानी। एक अमेठी में, एक मैनपुरी में, जो कन्नौज में बनना था उसको मैंने झांसी में बनाने का काम किया सैनिक स्कूल। आज यूपी में 4 सैनिक स्कूल हैं, और 5 साल से राष्ट्रवादी सरकार है। कौन सा नया सैनिक स्कूल बनाया आपने, बताइए आप। कम से कम नेता सदन 5 साल है आपके पास, उसी की नकल कर करके आप गोरखपुर, कुशीनगर और देवरिया में क्यों नहीं स्कूल बनवाते हो आप? और अगर उससे बेहतर बना सकते तो बनाइए उससे बेहतर। अब कह रहे हैं आप एमएसपी देंगे, आप आलू पर और एक और फसल पे कहा है, 2 फसलों पे कहा है आपने। माननीय वित्त मंत्री जी कह रहे होंगे आलू और प्याज, टमाटर पे। टमाटर पे तो नहीं दे पाएंगे माननीय सदस्य, माननीय वित्त मंत्री जी, टमाटर पे भी देंगे, बहुत खुशी की बात है। तो जो अध्यक्ष महोदय, मैं बधाई दूंगा सरकार को कि अगर किसानों को आलू की ये कीमत दे दें, और एक कदम आगे गए हैं कि टमाटर को भी देंगे और प्याज को भी देंगे, तो लहसुन को क्यों भूल जाते हो हमारे मैनपुरी के जिले का? कभी कभी हमारे सदस्य ये कहते हैं कि मैं ट्वीट क्यों करता हूं। चलो अच्छा है, आप ट्वीट पढ़ते हैं, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं नेता सदन से कहूंगा, कन्नौज की पहचान इत्र से है, गोबर से नहीं है। बहुत रिसर्च के बाद लाइनें लाए थे, लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि ये कई बार ऐसा ही पढ़ते हैं बजट में। मैंने पूछा कौन हूं मैं, तो बोले आप राहुल गांधी हैं। और मैंने तो कहा, और इनको ज्यादा एनर्जी ड्रिंक की जरूरत हो तो एनर्जी ड्रिंक भी बता दूं कौन सी इन्हें पीनी चाहिए। वो अभी बनी नहीं है, कभी कभी मिलती है, बताया जाता है आपके माध्यम से एनर्जी ड्रिंक है। पिछले 5 साल का खराब सड़कों का सवाल नहीं है, सवाल बजट का है। अरे हमने तो हवाई जहाज उतारा तो उसमें गड्ढा नहीं हुआ, मिराज और सुखोई उतार दिया, हरकुलिस उतार दिया। और शायद हमारे माननीय सदस्य नहीं जानते होंगे, हरकुलिस से भारी कोई हवाई जहाज नहीं होता है। अगर आप पे कोई हवाई जहाज हो तो बता दो, वो भी उतार देते हैं वहीं पर। तो मुख्यमंत्री जी तो जानते हैं, नेता सदन तो समझते हैं, इसलिए उन्होंने किताब अपने लिए लिखवाई, द राइज ऑफ अ सैफ्रॉन सोशलिस्ट। अगर हम सोशलिज्म नहीं समझ पा रहे कि सोशलिज्म क्या है, तो कम से कम हमारे विपक्षी लोग समझाएं। और अगर विपक्षी लोग नहीं समझते हैं तो कम से कम कॉन्स्टिट्यूशन की बुक पढ़ लें, प्रेमबल में सोशलिस्ट वर्ड है। ये सोशलिस्ट पार्टी की योजना नहीं थी, ये गरीबों की समाजवादी पेंशन थी। लेकिन आप अपनी स्पीच में खुद लिख रहे हैं कि 3 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों का विभिन्न चरणों में काम चल रहा है। अब ये चरण कौन से ये बता दें हमें, किस किस चरण में चल रहा है? इसका जमीन पे नहीं चल रहा कुछ भी। हमारे माननीय मंत्री लोग बैठे हैं, कई मंत्री सिंचाई विभाग में बन गए, शुरू में दूसरे थे, आज सो रहे हैं शायद। आप थे शुरुआत में, आप तो काम अच्छा कराना चाहते थे लेकिन नहीं करा होने दिया। नहीं वही अच्छा, मैं तारीफ कर रहा हूं आपकी। यहां पर तोप बनेगी, और तोप ऐसी बनेगी जिसका पाकिस्तान मुकाबला नहीं कर पाएगा, चीन मुकाबला नहीं कर पाएगा। क्योंकि चीन का मुकाबला अलग बात है, वो तो हालांकि इस सदन में नहीं वो बात कह सकते हैं, लेकिन चीन जिस तरीके से आगे बढ़ता जा रहा है, जल्दी करिए आप, जल्दी बनाइए सब तोप और मिसाइल्स वगैरह। और हम तो कहते हैं कि जो नया हवाई जहाज आया राफेल, कोई बुंदेलखंड की तहसील तय कर लीजिए, वहीं पर राफेल भी बनवाइए, क्यों बाहर से आप ला रहे हैं? और फिर एक बस चली थी, जाने नेपाल से बस चली थी और अयोध्या तक आनी थी, वो बस चल रही नहीं चल रही, उस समय मैंने मांग की थी कि NHAI की सड़क 6 लेन कम से कम बननी चाहिए।
दिल्ली सरकार बना सकती है। वो भूल गए, केवल बस चला करके भूल गए। बस पता नहीं कब चलती है, कब पहुंचती है। मैं चाहता हूं कोई सुबह चले वहां से, अयोध्या आ जाए, दर्शन करे और फिर वापिस चला जाए। इटावा हमारा टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स, क्योंकि इटावा है तो उसमें बजट तो नहीं होगा। फिरोजाबाद ग्लासवेयर, बजट कितना है उसके अंदर। हमीरपुर शूज के लिए बजट कितना है उसके अंदर है? अरे भाई, पानी तो हमने दिया, उसका भी तो धन्यवाद बोल दो। लोहिया गांव भी दिया आपने इनको। देखिए बहुत इंटेलिजेंट है ये। नहीं, वो हम इनको जानते बहुत करीब से। झांसी सॉफ्ट टॉयज, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं हो रहा है यहाँ, ईज ऑफ डूइंग क्राइम बहुत चल रहा है यहाँ। हम एनसीआरबी के आंकड़े अगर देखें, हम कहां दिखाई देते हैं। और जिस तरह का सत्ता दल के लोगों का व्यवहार है पुलिस से और आम लोगों से, जो आरोप दूसरे दल पे लगाते हैं, वो आप पे किस तरीके से अखबारों में छपे हुए हैं। देखिए आप, अगर आप चाहें नेता सदन में एक एक करके पढ़ सकता हूं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग खुद कानून हाथ में लिए घूम रहे हैं। ईज ऑफ डूइंग क्राइम चल रहा है यहां पर। वो अलग बात है कि कुछ रजिस्ट्रियों में हेराफेरी हुई, जैसे कार्रवाई आपने गाजियाबाद में की है, आप अयोध्या में भी वही कार्रवाई कर दीजिए। मुझे उम्मीद है कि कार्रवाई होगी ऐसी अधिकारियों के खिलाफ। मैं ये जानना चाहता हूं, 5 साल आप क्यों सोते रहे? आपने ये आलमबाग का स्टैंड ही नहीं देखा था। ये गलती हुई हमारी। जिसको बनाया, जिसने बनाया अध्यक्ष महोदय, मुझे उसे पहले आपकी पार्टी में भेज देना चाहिए था, क्योंकि मैंने देरी की, इस वजह से बस स्टैंड बनने में देरी हो गई। कभी कभी थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं समाजवाद के बारे में, ट्वीट कर देते हैं, कभी कभी प्रेस में कह देते हैं। मैं उनसे कहूंगा, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने एक किताब लिखी थी, हिंदू बनाम हिंदू में केवल 2 पैराग्राफ पढ़ना चाहता हूं। और मैं चाहूंगा अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सभी माननीय सदस्यों को ये किताब भिजवाऊंगा। लेकिन अमृत महोत्सव मनाने वाले जहर फैलाने का काम करते हैं, वो ना किया जाए। अमृत महोत्सव मनाएं, लेकिन भाईचारा भी बढ़ाएं। इन्होंने बहुत पेंट किया, बहुत पुताई की, लेकिन कई कई जगह अभी भी मुझे लोहिया बस सर्विस दिखाई दी जाती है। अब उन्हें तो छोड़ देना, उनमें पेंट मत लगाना। अब नई बस लेना, कुछ नया नाम ढूंढिएगा आप। धन्यवाद। माननीय नेता प्रतिपक्ष। आदरणीय अध्यक्ष जी, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे बजट 2022-2023 के लिए बोलने का मौका दिया है। ये बजट, जैसा सरकार बता रही है, कि अभी तक का सबसे बड़ा बजट है। सरकार ये भूल जाती है कि हर बजट जो आता है वो पहले से बढ़ कर के आता है। और ये बजट नहीं, मैंने अपने बातों में कहा था कि अभी ये विभागों का बंटवारा है। ये बजट नहीं, बंटवारा है, और अभी तक जनता तक पहुंचने में अभी समय लगेगा। अभी जनता पर नहीं पहुंचा है बजट। बजट आने के बाद लोगों ने जब बजट को देखा, जो वादे किए गए थे लोक कल्याण संकल्प पत्र में, और अपना बजट देख करके कहीं ना कहीं निराशा आती है। और जब बजट को पूरा आंकड़ों के हिसाब से पढ़ा जाए, तो हमारे प्रदेश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किसानों से, खेती से जुड़ी है। बजट सरकार का किसानों के साथ धोखा देने वाला बजट है। और अगर उसको हम इन्वेस्टमेंट का पढ़ें, जिसमें ये सरकार कह रही है कि पिछले इन्वेस्टमेंट मीट के तहत कई एमओयू हुए थे, और एमओयू के अंदर पहले पेज पे ही कहा गया है
कि 4,68,00,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावित 4.68, और उसके बाद सरकार खुद लिख रही है इस बजट में लगभग 3 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों का कार्यान्वयन विभिन्न चरणों में है। इन निवेशों में 5 लाख से अधिक रोजगार के अवसर सृजित हो रहे हैं। जो सरकार ये न बता पा रही हो कि एमओयू के बाद कहां पर बना है, कहां इन्वेस्टमेंट हुआ है। और अगर हम आंकड़ों को देखें, जो आंकड़े हमें बताते हैं 2017-2018 जो गैप है बजट एस्टिमेट में, वो लगभग 16% का है। 18-19 में 8%, 19-20 में 20%, 20-21 में लगभग 20%। तो एक्चुअल बजट में और ये गैप अगर दिखाई देगा तो इतना बड़ा बजट आने के बाद खर्च क्या करेंगे? इनकी कैपेसिटी है क्या विभागों की खर्च करने की? सरकार ये बताए कि क्या जो बजट पेश हुआ है वो खर्च किया जाएगा। दूसरा, जितना भी खर्च करने का विभागों के माध्यम से है, अगर हम एजुकेशन, स्पोर्ट्स, आर्ट और कल्चर में देखें, उसमें भी दिखाई देता है कि 38% का ग्रोथ गैप है। अब मेडिकल एंड पब्लिक हेल्थ में बजट तो दिखा रहे हैं बहुत ज्यादा, लेकिन जिस तरीके से माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य जगह जगह गए, उन्हें खुद महसूस हुई है कमी क्या नजर आ रही है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए था, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, चाहे हमारे जिला अस्पताल हो, चाहे हमारे सीएससी, पीएससी हो, जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दिखाई देता। और माननीय मंत्री जी का ही माने अगर हम, तो हर जगह कमी नजर आ रही है। केवल इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं, डॉक्टरों की कमी है, नर्सेस की कमी है, वार्ड बॉय की कमी है। आपके जहां तक दवाइयां मिलनी चाहिए थी, दवाइयों में भी बड़े पैमाने पे कमी दिखाई दे रही है। और यहां तक डिप्टी सीएम, विभाग के मंत्री, उन्होंने खुद जाकर के पकड़ा कि करोड़ों रुपए की दवाइयां जो एक्सपायरी डेट की थी वो दिखाई दे रही हैं। इसी तरह फैमिली वेलफेयर में, इसी तरह आगे क्या होगा, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन में, वो तो देखा जाएगा। हाउसिंग में, हाउसिंग एक तरीके से पूरी ठप पड़ी है। हाजी अध्यक्ष महोदय, आप भी उस विभाग के मंत्री रहे हैं। इतना बुरा हाल हाउसिंग सेक्टर का कभी नहीं दिखा होगा जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दिखाई दे रहा है। अर्बन डेवलपमेंट, कहां सपना दिखाया गया था कि नए सिटीज बनाए जाएंगे, और कहां रुक गए आकर के स्मार्ट सिटी बनाएंगे। और जो स्मार्ट सिटी का सपना है, उदाहरण के लिए अगर लखनऊ की जो चीजें समाजवादी सरकार में बनी हैं उनको माइनस कर दें तो आपकी स्मार्ट सिटी क्या है? जब आप स्मार्ट सिटी के आंकड़े देते हैं तो कहते हैं कि हमने मेट्रो है, स्मार्ट सिटी हो सकती है, रिवर फ्रंट है, पार्क्स हैं, अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिफिकेशन है, और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए क्या किया है? आज शहरों में देख लीजिए, गंदगी गंदगी भरमार है। और मुझे याद आता है बहुत पहले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लखनऊ में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए एक प्लांट लगवाया था, और उनकी कोशिश थी कि इस प्लांट से बिजली बन जाए। वो बिजली बनी नहीं कभी। एक पत्रकार जब गया होगा उस प्लांट में जाकर के देखने, वहां जो कर्मचारी काम कर रहे थे उनसे पूछा कि आखिरकार इतना बड़ा प्लांट लगा है, इससे बिजली क्यों नहीं बन पा रही है? तो जो जानकार था, जो इंजीनियर था, जिससे पूछताछ हुई, उसने कहा कि जो यहाँ कूड़ा आ रहा है उसकी गुणवत्ता नहीं ठीक है, इसलिए बिजली नहीं बन रही।
तब कूड़े की भी गुणवत्ता होगी। जो सपना दिखाया स्वच्छ भारत का, न केवल शहर में, हमारे छोटे छोटे कस्बों से लेकर के और गांव तक जिस तरीके से गंदगी फैली हुई है, उसके लिए क्या है? आप कह रहे हैं हम स्मार्टफोन बांटेंगे, क्योंकि पुरानी सरकार ने लैपटॉप दिए थे, लैपटॉप आप दे नहीं सकते इसलिए टैबलेट दे रहे हैं आप। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि जहां ई गवर्नेंस की तरफ जा रहे हैं आप, वो ई वेस्ट का आप क्या करेंगे? इसी तरह वेलफेयर, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, और उसमें गिरावट दिखाई दे रही है। अगर हम पिछले आपके बजटों को देखें तो, और जो सबसे महत्वपूर्ण विभाग है बिजली विभाग, ये हमारी ग्रोथ के लिए, स्टेट की ग्रोथ के लिए सबसे महत्वपूर्ण विभाग है। जो काम जनरेशन में होना चाहिए था, जो काम ट्रांसमिशन में होना था, जो काम डिस्ट्रीब्यूशन में होना था, 5 साल सरकार क्या करती रही? और जो बैलेंस शीट बिल्कुल क्लियर हो गई थी बिजली विभाग की, आज उसके ऊपर कितना घाटा आ गया है। लेकिन जब बजट देखते हैं तो उसमें भी कोई बजट में बहुत बड़ी ग्रोथ नहीं दिखाई दे रही है। जो आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट होना चाहिए वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। बिजली प्रोडक्शन में जितना बढ़ावा होना चाहिए था, बढ़ावा देना चाहिए था, सरकार ने कुछ नहीं दिया। जो स्पोर्ट्स में जितना फंड्स लगाने चाहिए थे, बजट दिखने को तो बजट में है स्पोर्ट्स के लिए, लेकिन आखिरकार पहुंच कहां रहा है? इसीलिए मैंने कहा कि बजट है और बंटवारा होकर के जमीन पे कहां पहुंच रहा है। हाउसिंग डिपार्टमेंट का मैं बोल चुका हूं, और डेयरी को लेकर के जहां एग्रीकल्चर सेक्टर में गिरावट हुई है इन्वेस्टमेंट की, आपके बजट को कम किया गया है। और मैं तो कहूंगा कि नेता सदन, क्योंकि आपकी बहुत जगह प्रदेशों में सरकारें होंगी, आप तुलना करिए कि एग्रीकल्चर सेक्टर में आपने कितना बजट दिया है और प्रदेशों में बजट क्या मिलता है, क्या गिरावट है कि नहीं है। डेयरी डेवलपमेंट, ये महत्वपूर्ण हमारी एग्रीकल्चर इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए है। डेयरी के लिए क्या काम हुआ है? जो हमारी पराग है उसको कितना आगे बढ़ा रहे हैं आप? अगर हम इसी में देखें, जो गैप नजर आ रहा है वो बड़े पैमाने पे गैप दिख रहा है। जो इन्वेस्टमेंट होना शुरू हुआ था इसमें, उस इन्वेस्टमेंट को इस सरकार ने रोक दिया। 16-17, 17-18, 18-19 लगातार बजट दिया गया 16-17 तक, लेकिन जैसे ही 17-18 समाजवादी सरकार में जो बजट दिया था उसके बाद लगातार बजट कम हो गया। ये भी कहीं ना कहीं हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ग्रोथ आगे बढ़ाने में काम करता है। कम से कम समाजवादी सरकार में जगह जगह प्लांट लगना शुरू हो गए थे। और मुझे याद है कि अमूल के बड़े अधिकारी मुझसे मिले थे आकर के, वो यूपी का मार्केट देख करके और यूपी का मिल्क प्रोडक्शन देख करके यहां पर काम शुरू करना चाहते थे। मैंने कहा कि आप पराग के सामने अगर यहां पर काम करेंगे तो हमारा पराग कहां चला जाएगा। उसी समय फैसला लिया गया कि जितना इन्वेस्टमेंट अगर अमूल करेगा उससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स आपके पराग में होगा, जिससे पराग आपका मुकाबला कर सके अमूल जैसे बड़ी सोसाइटी का। और उसका परिणाम है कि अगर अमूल का प्लांट लखनऊ में लगाने के लिए मैंने जमीन दी चकगजरिया में, तो मैं तो कहूंगा नेता सदन ने उसका शायद उद्घाटन भी किया था। उसके बगल में पराग का वैसे का वैसा प्लांट बनाया, जिससे कि अगर अमूल अपना मार्केट में घुसेगा तो हमारे पराग को भी कहीं पछाड़ न दे, और बराबर का प्लांट उसके लगाया है। कानपुर देहात में 5 लाख लीटर प्रोक्योरमेंट का प्लांट लगा है। वाराणसी का लगना था, अब लगने जा रहा है वहां पर। मदर डेयरी का, जिस समय समाजवादी सरकार नेताजी मुख्यमंत्री थे, मदर डेयरी का 5 लाख का प्रोक्योरमेंट का प्लांट लगा था,
लेकिन बीच में एक सरकार आ गई, उसने काम नहीं किया। बाद में मुझे मौका मिला, 5 लाख लीटर का वहां भी बन गया। आज उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा डेयरी के क्षेत्र में और खासकर प्रोक्योरमेंट के क्षेत्र में अगर किसी ने काम करने का काम किया था तो समाजवादी सरकार ने। लेकिन बीजेपी को पता नहीं क्या हो गया, कहने को तो वो प्रचार होता है दूध पीता है इंडिया, लेकिन बीजेपी को क्या हो गया? क्यों इसके पीछे, क्यों इसके लिए बजट नहीं बढ़ा? और माननीय वित्त मंत्री जी हैं, वो जरूर इस बात को बताएंगे कि पराग के लिए कितना बजट बढ़ाया है और मिल्क प्रोडक्शन के लिए कितना इन्होंने काम किया है। वहीं मुझे याद है कन्नौज में काऊ मिल्क प्लांट लगाया था और मैं उस समय कहता था कि काऊ मिल्क को बढ़ावा देने के लिए अगर हमें काऊ के मिल्क का पैसा ज्यादा देना पड़ेगा तो हम देंगे उसके लिए। और ये भी मैं कहता था कि अगर हमें 4 रुपए ज्यादा देना पड़ा तब भी पर लीटर 4 रुपए ज्यादा दे करके दिखाएंगे। अगर आप गौ रक्षा कर रहे हैं, गाय मां को बचा रहे हैं और गाय मां की संख्या नहीं बढ़ेगी, इधर आपकी गलत नीतियों की वजह से, गलत फैसलों की वजह से गाय मां की संख्या कम होती जा रही है। मैं वित्त मंत्री जी से कहूंगा कि उत्तर प्रदेश में गाय को बढ़ाने के लिए और गाय के मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए क्या कोई योजना ऐसी लाएंगे जिसमें भैंस के मिल्क से जो उसका फैट कंटेंट है क्योंकि ज्यादा होता है, लेकिन क्वालिटी गाय के दूध में बेटर है। तो क्या सरकार इस पर सोचेगी कि काऊ के दूध को खरीदने का इंतजाम करेंगे कम से कम 4 रुपए ज्यादा दे करके? क्योंकि आपका तो सबसे बड़ा बजट है। अगर सबसे बड़ा बजट है तो फिर गाय के मिल्क के लिए क्यों बजट ना हो? ये बात मुझे इसलिए याद आ गई कि नेता सदन ने कहा कि कन्नौज को भी हमने कुछ दिया है। मैं नेता सदन से कहूंगा कन्नौज की पहचान इत्र से है, गोबर से नहीं है। इसलिए मैं नेता सदन से कहूंगा वित्त मंत्री जी ने पैसा नहीं रखा है उसके लिए। हो सकता है इत्र से आपको लगाव ना हो, इत्र से लगाव ना हो, लेकिन खुशबू हर एक को पसंद है। और मैं तो कहूंगा दिल्ली से एक हमारे माननीय सदस्य हमारे साथ भी रहे हैं, पीडब्ल्यूडी सबसे बड़े विभाग के मंत्री हैं, इत्र के बारे में तो बेहतर समझते होंगे क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा मार्केट अगर किसी का है जो और चीजों का, तो इत्र का भी बड़ा मार्केट है। वहां पर मैं एक परफ्यूमरी पार्क बनाना चाहता था क्योंकि ट्रेडिशनल है, चीजें ट्रेडिशनल है, बहुत हजारों साल पुराना कारोबार है वहां का। इसलिए जो बना पड़ा अधूरा परफ्यूमरी पार्क है, हमें गोबर नहीं चाहिए, हमें अपना परफ्यूमरी पार्क चाहिए। और कहीं ऐसा तो नहीं नेता सदन, आप जो गोबर वाला प्लांट देने की बात कर रहे हो बायोगैस का, वो कहीं शिलान्यास समाजवादी सरकार में तो नहीं हुआ था? कभी कभी हमारे सदस्य ये कहते हैं कि मैं ट्वीट क्यों करता हूं। चलो अच्छा है, आप ट्वीट पढ़ते हैं, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। ट्वीट मैं इसलिए करता हूं कि जिस समय नोएडा से दिल्ली जोड़ने के लिए मेट्रो का उद्घाटन हो रहा था, तो दिल्ली सरकार ये कह रही थी कि इस मेट्रो के उद्घाटन में उन्हें क्यों नहीं बुलाया जा रहा है। जैसा कि नेता सदन ने कहा कि वो हमारे मित्र हैं, क्योंकि हमारी सरकार जा चुकी थी, सरकार आपकी थी। उस समय मैंने ट्वीट करके कहा और अपने लोगों के बीच में मैंने कहा कि अगर किसी को बुलाना चाहिए था तो हमें बुलाना चाहिए था, क्योंकि वो मेट्रो पहली ऐसी मेट्रो थी जो पूरे के पूरे यूपी के नोएडा के बजट से बनी हुई थी। उस समय दिल्ली की सरकार ने कोई सहयोग नहीं किया था। और जो लोग ट्वीट की बात कर रहे हैं, क्योंकि नेता सदन ने कभी फाइल ही नहीं देखने दी होगी उनको,
तो कम से कम मैं चाहूंगा कि वो फाइल देख लें दोबारा। उस फाइल में नजर आ जाएगा कि किस सरकार की बनी हुई ये मेट्रो है। और मुझे खुशी है इस बात की कि जब वो मेट्रो का उद्घाटन हुआ तो उस उद्घाटन में अपने देश के प्रधानमंत्री जी थे और मून जे दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति नोएडा दिल्ली मेट्रो के उद्घाटन में साथ साथ बैठ करके गए थे। हमारे माननीय सदस्य, अगर वो सांड वाली फोटो गलत आ गई हो, वो हमारा त्योहार है एक, वो सांड केवल एक प्रतीक के रूप में दिखाना चाहते थे कि सांड से लोगों की जान जा रही है। वो फोटो जरूर हो सकता है वो त्योहार की आ गई हो, लेकिन ये तस्वीर बिल्कुल ठीक है और फाइल में सच्चाई होगी। और दूसरा, मिर्जापुर में सोलर प्लांट का उद्घाटन हुआ था जिसमें कि देश के प्रधानमंत्री जी और मैक्रो जो फ्रांस के थे वो आए थे उद्घाटन में, और उद्घाटन हुआ उसका। अगर वो भी किसी परियोजना बनाई गई थी तो वो समाजवादी सरकार में थी, उसकी भी सही फोटो में लेके आए हूं अध्यक्ष महोदय। हालांकि अपने बजट को अच्छा बनाने के लिए वित्त मंत्री जी पता नहीं कहां से कुछ लाइनें लिख करके लाए थे। हो सकता है क्योंकि मैं बोलूंगा बाद में कुछ और मिल जाएंगी आपको। बहुत रिसर्च के बाद लाइनें लाए थे, लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि ये कई बार ऐसा ही पढ़ते हैं बजट में। हालांकि मैं शायर नहीं हूं, ना पढ़ता हूं, ना कवि हूं मैं, लेकिन क्योंकि बजट के हिस्से में आपने कुछ लाइनें लिखी हैं अपनी बात को कहने के लिए, तो हम भी अपने अध्यक्ष महोदय आपकी अनुमति से पढ़ना चाहूंगा कुछ। जब तलक अमन और चैन नहीं आता, काम हमारा है नफरत के खिलाफत करना। मेरी पीढ़ी को एक मशाल बन के चलना है जिसका फर्ज है इंसानियत की राह रोशन करना। दोबारा पढ़ दूं? जब तलक अमन और चैन नहीं आता, काम हमारा है नफरत की खिलाफत करना। मेरी पीढ़ी को एक मशाल बन के चलना है जिसका फर्ज है इंसानियत की राह रोशन करना। तो हमारी लाइनों का पोस्टमार्टम कर दिया। हम तो सोच रहे थे, हम तो ये सोच रहे थे, मैं यही चाहता था। हम ये सोच रहे थे कि आप कोई नया सुनाएंगे। नहीं, आपने जो पढ़ा था वही मैंने कुछ उसका जवाब बनाया था। ये मेरी गलती नहीं, अगर आप दूसरा पढ़ते तो जवाब दूसरा होता। ये जवाब नहीं है तो पोस्टमार्टम है उसका। मैं अध्यक्ष महोदय धन्यवाद देता हूं कि वो बात समझ गए कि उन्हीं की लाइनों का जवाब ये था। मैं अध्यक्ष महोदय सरकार से ये पूछना चाहता हूं कि आपने सस्टेनेबल गोल्स पे बहस की थी, और यहां पुराने माननीय सदस्य होंगे जिन्होंने दिन रात बहस की थी। वो सस्टेनेबल गोल्स बहुत महत्वपूर्ण हैं। 5 बजट पिछली सरकार के, 6वां बजट ये, उन सस्टेनेबल गोल्स को हमने कितना अचीव किया है अध्यक्ष महोदय, ये कम से कम सरकार बताए हमें। क्योंकि जो आंकड़े हम पढ़ते हैं, जो हम कभी कभी आंकड़े देखते हैं, जो नीति आयोग से आते हैं, शिक्षा सूचकांक में यूपी सबसे नीचे राज्यों में 4थे नंबर पे दिखता है। आपको दुख हो, हमें भी दुख होता है कि हमारा उत्तर प्रदेश 25 करोड़ का, जिस उत्तर प्रदेश ने इतने प्रधानमंत्री दिए हों और लगातार प्रधानमंत्री यूपी की वजह से बन रहे हो इनकी सरकार के, वो सरकार दिल्ली और यूपी की सरकार में हमारा शिक्षा का ये स्तर। और प्राइमरी स्कूल में मैं हमेशा जाता हूं, और मैं एक बार नहीं गया, जब मैं मुख्यमंत्री था तब भी मैं गया, और मैं अपनी भी कमी जानता हूं। जब मैं एक स्कूल में गया, मैं जाकर के बच्चे से पूछा कि पहचाना आपने मुझे? तो वो छोटा सा बच्चा बोला कि हाँ मैंने पहचान लिया। मैंने पूछा कौन हूं मैं?
तो बोले आप राहुल गांधी हैं। सोचिए आप, सोचिए आप। नहीं, मैं अध्यक्ष जी अच्छा सोच रहे हैं। नहीं, पूरी बात इनकी सोच समझ बिल्कुल ठीक है। पूरी बात सुन लीजिए। ये इनकी सोच समझ बिल्कुल ठीक है। मैं जानता हूं किस बात पे ये कह रहे हैं। इन्हें चिंता इस बात की नहीं है अध्यक्ष महोदय, इन्हें दुख इस बात का नहीं है कि यूपी नीचे से चौथा नंबर है। इन्हें खुशी इस बात की है कि मैंने कांग्रेस पार्टी के नेता का नाम ले लिया। कमाल है आपको सरकार किसने बना दी? सोचिए आप। इनको दुख इस बात का नहीं है, इनको शांति से सुनिए। अध्यक्ष महोदय दुख इस बात का नहीं है इन्हें क्या स्वास्थ्य के आंकड़ों में हम कहां खड़े हैं। और मैं तो आपको धन्यवाद दूंगा, ये सब लाइव है, सब लाइव जा रहा है। और प्राइमरी एजुकेशन में एक हमारे माननीय सदस्य ने कहा था कि टीचर्स कहां से आ रहे हैं, कहां से पढ़ा रहे हैं। आप जांच करिए इस बात की, जो हम लोग कह रहे हैं वो सच्चाई है कि नहीं है। आज स्कूलों में बच्चे तो हैं और बच्चों की भारी कमी है। जो आप कहते हैं हम 2 करोड़ का लक्ष्य है बच्चों को पढ़ाएंगे प्राइमरी एजुकेशन में, आप किन बच्चों को पढ़ा रहे हैं? जो गरीब से गरीब बच्चे हैं, जो हमारे समाज के सबसे गरीब है, पिछड़े और बहुजन समाज के बच्चे हैं, वो पढ़ाई कर रहे हैं। आप सोचिए कि जो संपन्न लोग हैं वो कहां पढ़ने चले गए। क्या मुकाबला होगा फिर? क्या मुकाबला करेगा बच्चा? भाई सुनिए, ये बात गलत है। और प्लीज धैर्य से सुनिए। अच्छा है हम तो जहां पढ़ाए, जहां सीखा है, कुछ तो इंप्लीमेंट कर रहे हैं। आप गोबर देखते हो तो गोबर ही इंप्लीमेंट करते हो। और मैंने तो और इनको ज्यादा एनर्जी ड्रिंक की जरूरत हो तो एनर्जी ड्रिंक भी बता दूं कौन सी इन्हें पीनी चाहिए। वो अभी बनी नहीं है, कभी कभी मिलती है, बताया जाता है आपके माध्यम से, एनर्जी ड्रिंक है। अगर समझ पा रहे हो तो समझ जाओगे, नहीं समझ पा रहे तो कोई बात नहीं। अरे ठीक है, मैं जब सरकार में था तो मुझे खुशी है इस बात की कि सबसे पहले मुझे मथुरा का, अक्षय पात्रा का, उनका प्लांट देखने को मिला मुझे, जहां पर बच्चों को एक साथ लाखों की संख्या में खिलाया जा सकता है। और यहां जो माननीय सदस्य मथुरा से जीत करके आए होंगे वो जानते होंगे कि अक्षय पात्रा बहुत अच्छा काम कर रहा है इस फील्ड में, और उन्होंने जो टारगेट सेट किया वो भी अचीव किया उन्होंने। जब मुझे उनके प्रिपरेशन अच्छी लगी तो मैंने उनसे कहा कि मैं ये सेम टू सेम और जगह भी इंप्लीमेंट करूंगा। तो उनकी बहुत सारी कुछ रुकावटें थी, चीजें थी जिनको पूरा नहीं किया जा सकता था, बजट के इश्यूज थे, लेकिन उसके बावजूद भी मैं लखनऊ लेकर के आया। और लखनऊ में लाखों लाख बच्चे, 1.5 लाख से बच्चों को हॉट कुक्ड मील मिलता है और वो मशीन से रोटी बनाते हैं। वो जो एक्स्ट्रा मनी है वो CSR से कलेक्ट करते हैं। तो लखनऊ की किचन मैंने बनाने का काम किया था और आज लखनऊ में लाखों लाख बच्चे उससे खाना पा रहे हैं। और एक बार अध्यक्ष जी को याद होगा, इसी विधानसभा में खाना चेक करने के लिए स्पीकर माता प्रसाद पांडे जी थे, उस विभाग के मंत्री, मैं और कुछ हमारे महत्वपूर्ण मंत्रीगणों को बैठ करके उस खाने को खिलाने का काम किया था। हम लोगों ने यहीं बैठ करके खाना खाया था कि गुणवत्ता देखें कि आगरा का खाना कैसा मिल रहा है। और उसके बाद तय किया था कि उत्तर प्रदेश में चरणों में कई जगह ऐसी किचन बनाई जाएंगी और अक्षय पात्रा बनाने के लिए तैयार हो गया था। समाजवादियों की सरकार चली गई, जो बजट 200 करोड़ रुपए दिया गया था वो बजट पता नहीं कहां चला गया। मुझे कुछ जानकारी मिली थी कि वो बजट स्वेटर में चला गया। स्वेटर जो वो ऊन का जाड़े के लिए, और उसमें सरकार यही नहीं तय कर पाई कि इतना कॉस्टली हो गया कि स्वेटर में वो इलास्टिक रहेगी कि नहीं रहेगी, पता नहीं क्या रहा उसमें, मुझे जानकारी नहीं है, वो सरकार बेहतर समझती होगी उस बात को।
वो नहीं, वो पता है मुझे, लेकिन टेंडर डॉक्यूमेंट में स्पेसिफिकेशन थे, उनकी जानकारी मुझे नहीं है। जो माननीय सदस्य कह रहे हैं वो कम से कम सरकार से जानकारी कर लें। वो किचन नहीं बन पाई। मैंने बनारस को दिया था अक्षय पात्रा, आपने और जगह रोक दिया, मुझे कोई शिकायत नहीं है। लेकिन नेता सदन बताएं कि आपने बनारस की वो अक्षय पात्रा किचन को क्यों रोक दिया। और उसके साथ साथ बच्चों को स्टील की थाली मिलने लगी थी, ग्लास मिलने लगा था, वो कहां है स्टील गिलास और वो थाली पता नहीं कहां चली गई। जो बच्चों को हफ्ते में एक दिन फल मिलना चाहिए था, ये सरकार बताए कि कितने हफ्ते बच्चों को फल खिला पाई है सरकार, और क्या दूध दे पाई सरकार कि नहीं दे पाई बताएं। और सरकार ये बताए कि जो आपने तय किया एनसीईआरटी की बुक्स, कितने स्कूलों में आपने पहुंचा दी एनसीईआरटी की बुक्स, अगर पहुंचाई है तो बता दो आप। यहां जितने सदस्य वो जाते होंगे पता कर लें। इसीलिए मैंने कहा कि अगर उस तरह की किचन आज चालू हो गई होती तो मिड डे मील योजना में जो घोटाला है वो भी हो सकता है बंद होता, और हमारे बच्चों का स्वास्थ्य भी बेहतर हो जाता। कभी कभी लोग मुझे समाजवाद सिखाने लगते हैं। नेता सदन सिखाए तो कोई बात नहीं, जो पढ़ना ही नहीं जानते वो भी सिखाते हैं। जो पढ़ना नहीं जानते वो भी सिखाने लगते हैं कभी कभी। यहां हमारे बहुत सारे सदस्य होंगे, मैं मुख्य बजट की बात नहीं कर रहा हूं वित्त मंत्री जी। पिछले 5 साल में 18,000 करोड़ के लगभग गड्ढा मुक्ति में, मेंटेनेंस में पैसा खर्च हो गया। 18,000 करोड़, ये केवल वो बात कर रहा हूं मैं जो गड्ढा मुक्ति का है, मेंटेनेंस का पैसा। अगर कहीं आंकड़े गलत हो तो आप बेहतर ठीक कर दें। पिछले 5 साल का, पिछले 5 साल का खराब सड़कों का सवाल नहीं है, सवाल बजट का है। अरे हमने तो हवाई जहाज उतारा तो उसमें गड्ढा नहीं हुआ, मिराज और सुखोई उतार दिया, हरकुलिस उतार दिया। और शायद हमारे माननीय सदस्य नहीं जानते होंगे, हरकुलिस से भारी कोई हवाई जहाज नहीं होता है। अगर आप पे कोई हवाई जहाज हो तो बता दो, वो भी उतार देते हैं वहीं पर। अब सड़क में गड्ढे ना हो हवाई जहाज उतरने से। सॉरी, कोई बात नहीं, सॉरी, वो ध्यान भाषण पे उनका। अध्यक्ष जी धन्यवाद। मैं तो केवल एक किताब का 2 पैराग्राफ पढ़ना चाहता हूं, और मैं नेता सदन मैं अध्यक्ष जी आपसे कहूंगा कि मैं बांटना चाहता हूं सभी माननीय सदस्यों को ये किताब, क्योंकि समाजवाद हमें कभी कभी बताते हैं कि समाजवाद ये है, समाजवाद वो है। हालांकि हमारे नेता सदन तो जानते हैं समाजवाद के बारे में, और लोग नहीं जानते। इसलिए उन्होंने अपने लिए एक किताब बनवाई और छपवाई, और उसमें फ्रंट पे लिखा द राइज ऑफ सोशलिस्ट, सैफरन सोशलिस्ट। तो क्या गलत है? अगर हम सोशलिस्ट हैं तो क्या गलत है? आप भी तो सोशलिस्ट हो। क्या ये जो किसानों को आप पैसा बांट रहे हो, क्या ये सोशलिस्ट सिद्धांत नहीं है? क्या आप बेटियों को जो पैसा दे रहे हैं, ये बात अलग है, आपने वादा कुछ किया, दे कुछ रहे हो। जो गरीब बेटियों को दे रहे हो, क्या वो समाजवादी सिद्धांत नहीं है क्या? तो मुख्यमंत्री जी तो जानते हैं, नेता सदन तो समझते हैं, इसलिए उन्होंने किताब अपने लिए लिखवाई, द राइज ऑफ अ सैफरन सोशलिस्ट। अगर हम सोशलिस्ट नहीं समझ पा रहे कि सोशलिज्म क्या है, तो कम से कम हमारे विपक्षी लोग समझाएं। और अगर विपक्षी लोग नहीं समझते हैं तो कम से कम कॉन्स्टिट्यूशन की बुक पढ़ ले, प्रियम्बल में सोशलिस्ट वर्ड है। ये सोशलिस्ट पार्टी की योजना नहीं थी, ये गरीबों की समाजवादी पेंशन थी, और प्रियम्बल में सोशलिस्ट है। और अगर सोशलिस्ट पे प्रश्न लगाते हैं तो आप डेमोक्रेटिक भी नहीं हैं, आप लोकतंत्र पर भरोसा नहीं करते हैं। और अगर लोकतंत्र पे भरोसा नहीं करते हैं और समाजवादी नहीं हैं, तो आप सेकुलर भी नहीं हो सकते।
इन तीनों के एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरा निर्भर करता है एक दूसरे पर। इसीलिए कहा गया कि हमारा डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट सेकुलर कंट्री है। अगर आप सोशलिस्ट नहीं है तो सेकुलर नहीं है, ना डेमोक्रेटिक है, और एक भी अगर हटा दोगे तो हमारा देश नहीं चल सकता। अध्यक्ष महोदय, कभी कभी शब्दों में इधर उधर बातें हो जाती हैं। एक और किताब लिखी थी, द मॉन्क हू बिकेम चीफ मिनिस्टर। हम तो आपको योगी समझ रहे थे, मॉन्क कौन लिख दिया आपको? अब ये भी डिफरेंस आप ही बता सकते हो, हम तो नहीं जानते इस बात के बारे में। नहीं, मैं नहीं जानता हूं डिफरेंस। जो बजट स्पीच है आपकी और जो बजट स्पीच है आपकी और जो जनता को वादे किए, जो बजट आप रखते हो, जो बजट खर्च करते हो, उसमें गैप है। जो आपका लोक कल्याण संकल्प पत्र है और जो आपका बजट है, इसमें नहीं है कुछ। और अगर 5 साल की बात कर रहे हो तो पिछले 5 साल में क्यों नहीं पूरा किया आपने? किसानों की आय दोगुनी क्यों नहीं की? अगर ये 5 साल के लिए है, अगर ये 5 साल का है, तो आपने अपना संकल्प पत्र नहीं पढ़ा होगा, जिसमें 2022 में आपने खुद लिखा है कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। हम जानना चाहते हैं कि अगर ये बात है तो बताएं हमें कि अगर ये दूरियां हैं इनमें, तो आपके पहले संकल्प पत्र में क्या लिखा था आपने? आपने कहा 70 लाख लोगों को नौकरी रोजगार दे देंगे आप। वो सूची कहां है? और आपने कहा कि हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। वो कहां है आय दोगुनी? तो इसीलिए मैंने कहा कि इन्वेस्टमेंट मीट में जो आपने कहा कि इतने बड़े पैमाने पे एमओयू है, लेकिन आप अपनी स्पीच में खुद लिख रहे हैं कि 3 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों का विभिन्न चरणों में काम चल रहा है। अब ये चरण कौन से, ये बता दें हमें, किस किस चरण में चल रहा है? इसका जमीन पे नहीं चल रहा कुछ भी। और फिर जो बड़ी बड़े सपने दिखाए जा रहे हैं डिफेंस कॉरिडोर के, डिफेंस कॉरिडोर का जो बड़ा सपना दिखाया जा रहा है, शायद सरकार ये नहीं जानती होगी कि वो डिफेंस कॉरिडोर कहां बना है। जो उद्योगपति, जो कारोबार करने वाले लोग हैं, उन्हें तो ये लगता होगा कि जो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे है, इसी के किनारे होगा डिफेंस कॉरिडोर। लेकिन नेता सदन को शायद अधिकारियों ने नहीं बताया कि डिफेंस कॉरिडोर कहां बनाया है। डिफेंस कॉरिडोर बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पे नहीं है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस से जब हटकर के आप जाओगे तब डिफेंस कॉरिडोर है। और मैं आपको सुझाव देना चाहता हूं कि अगर कोई एक्सप्रेस वे, वो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे से जाएगा और आपके डिफेंस कॉरिडोर में जगह ढूंढना चाहेगा, तो शायद वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा आपके। और जिसने जगह देख ली होगी वो शायद इन्वेस्ट नहीं कर रहा होगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के लिए जरूरी है पानी, सड़क, बिजली। बताओ, तीनों चीजें हैं कि नहीं हैं? तीनों चीजें नहीं हैं। और जो डिफेंस कॉरिडोर की जमीन है, ये कभी समाजवादी सरकार में एक्वायर की गई थी, केवल आपने नाम बदल दिया उसका। और ये कागज में देखें, फाइल में देखें, ऐसे नहीं देखिए। वो इंडस्ट्रियल हब बन रहा था। और अगर नेता सदन को ये लग रहा हो कि मैं गलत कह रहा हूं, तो कितनी दूर है नेता सदन, ये बता दें हमें आप। बुंदेलखंड एक्सप्रेस से डिफेंस का जो बना रहे हैं आप। और पानी के लिए एरच डैम बन रहा था। हमारे माननीय मंत्री लोग बैठे हैं, कई मंत्री सिंचाई विभाग में बन गए। शुरू में दूसरे थे, आज सो रहे हैं शायद। आप थे शुरुआत में, आप तो काम अच्छा कराना चाहते थे लेकिन नहीं करा होने दिया। नहीं, वही अच्छा, मैं तारीफ कर रहा हूं आपकी। मैंने यही कहा कि आप अच्छा काम करना चाहते थे लेकिन वो नहीं कर पाए काम। एरच डैम वैसे क्या वैसा पड़ा है। तो जब इंडस्ट्री का इन्वेस्टमेंट आप चाहते हैं तो जमीन, आपका पानी, आपकी बिजली कहां है? फिर दूसरे मंत्री बन गए उसमें। और अब तो नए मंत्री बहुत अच्छा बने हैं, जिन्होंने एक डायलॉग सबको याद है। और पता नहीं क्यों ऐसा डायलॉग कहा उन्होंने कहा कि थोड़ा बहुत कमा लो, पूरा मत डकार जाओ।
यही डायलॉग था, अगर किसी को ठीक करना हो तो मुझे ठीक कर दो। देखो मेरा डायलॉग नहीं हो सकता, मेरा डायलॉग नहीं है ये। भाई शांति से सुनिए, नहीं आप सुनिए, अपनी बात कहिएगा। अवसर आएगा तो आप अपनी बात कहिए। नहीं अवसर आएगा तो आप बात अपनी कहिए। जी मानी नेता प्रतिपक्ष। तो ये जो इन्वेस्टमेंट है ये केवल सपना है। और क्या दिखाया गया वहां पर कि मिसाइल्स यहाँ बनेंगी, यहाँ पर तोप बनेगी, और तोप ऐसी बनेगी जिसका पाकिस्तान मुकाबला नहीं कर पाएगा, चीन मुकाबला नहीं कर पाएगा। क्योंकि चीन का मुकाबला अलग बात है, वो तो हालांकि इस सदन में नहीं वो बात कह सकते हैं, लेकिन चीन जिस तरीके से आगे बढ़ता जा रहा है, जल्दी करिए आप, जल्दी बनाइए सब तोप और मिसाइल्स वगैरह। और हम तो कहते हैं कि जो नया हवाई जहाज आया राफेल, कोई बुंदेलखंड की तहसील तय कर लीजिए, वहीं पर राफेल भी बनवाइए। क्यों बाहर से आप ला रहे हैं? राफेल वहीं बने हमारे बुंदेलखंड में, और उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं बने? इसलिए मैंने मांग की थी उस समय भी कि ग्वालियर से लेकर के लिपू लेक सड़क बननी चाहिए। मैंने कई बार पत्र भी लिखा, और जिस समय सुझाव मांगे गए थे समाजवादी पार्टी से, उसमें भी सुझाव मैंने लिख करके दिया था। मुझे उम्मीद है कि जब आप वित्त मंत्री जी जवाब दें या नेता सदन जवाब दें, तो सड़क मांगी थी ग्वालियर टू लिपू लेक, वो किस स्टेज पर है ये भी जानकारी दे दें। बहुत धन्यवाद आपका, लेकिन जमीन पर नहीं दिखाई दे रहा कुछ। ये मुझे नहीं पता, ये लिपू लेक तो नहीं जानते होंगे, हालांकि ग्वालियर जानते होंगे। अच्छा, लिपू लेक गए होंगे फिर। अगर यही बन गई है, दूसरी हमारी मांग है कि देश का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा हो, मुंबई टू दिल्ली एक्सप्रेस वे बन रहा हो, और जिस प्रदेश ने दिल्ली की सरकार बनवाई हो, दो बार प्रधानमंत्री बनवाए हो, उस प्रदेश को क्यों नहीं जोड़ा जा रहा है? कम से कम नेता सदन, मैं आपकी मदद करना चाहता हूं, NHAI से कहिए कि उत्तर प्रदेश को भी उससे जोड़ें, क्योंकि उत्तर प्रदेश ने ही दिल्ली की सरकार बनाई है। और गंगा एक्सप्रेसवे के लिए मैंने अपने गवर्नर भाषण में कहा था कि गंगा एक्सप्रेस आप अपना खजाना क्यों खर्च कर रहे हो? हालांकि खजाने का पैसा, जो जितनी बड़ी सड़क है उतना पैसा तो नहीं दे रहे हैं आप, क्योंकि उसका मॉडल दूसरा है। वो मॉडल किसके सर पे आएगा? जब सड़क पे गाड़ी चलेगी तो किसके सर पे आएगा? वो जनता की जेब से पैसा जाएगा। अगर आप PPP मॉडल पे है, अध्यक्ष महोदय, PPP मॉडल पे है शायद वो सड़क, मेरी जानकारी में नहीं है, अगर PPP मॉडल पे है तो टोल कितना होगा? इसलिए मैं नेता सदन की मदद करना चाहता हूं कि डबल इंजन की सरकार अगर आप बोल रहे हैं तो एक इंजन ही क्यों भागे, दूसरा इंजन क्यों नहीं मदद कर रहा उसकी? हजारों करोड़ लेके आइए उसके लिए। और फिर एक बस चली थी, जाने नेपाल से बस चली थी और अयोध्या तक आनी थी, वो बस चल रही नहीं चल रही, उस समय मैंने मांग की थी कि NHAI की सड़क 6 लेन कम से कम बननी चाहिए। दिल्ली सरकार बना सकती है, वो भूल गए, केवल बस चला करके भूल गए। बस पता नहीं कब चलती है, कब पहुंचती है। मैं चाहता हूं कोई सुबह चले, वहां से अयोध्या आ जाए, दर्शन करे और फिर वापिस चला जाए। कम से कम ऐसी सड़क तो बनाओ। उसके लिए दिल्ली से पैसा मांगिए आप। नहीं, अब उन्हीं की बात कर रहे हैं इसलिए नहीं ताली बजा रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है। मांगे या मना करें। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। आगरा में लेदर प्रोडक्ट्स, पता नहीं कितना बजट है इसके लिए। अंबेडकर नगर को कहा गया है कि टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स के लिए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में उसको कवर करेंगे। अंबेडकर नगर के लोग बताएंगे बजट कितना है उसमें। आजमगढ़ ब्लैक पॉटरी, बांदा में स्टोन क्राफ्ट के लिए, इटावा हमारा टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स, क्योंकि इटावा है तो उसमें बजट तो नहीं होगा। फिरोजाबाद ग्लासवेयर, बजट कितना है उसके अंदर। हमीरपुर शूज के लिए बजट कितना है उसके अंदर है? अरे भाई, पानी तो हमने दिया, उसका भी तो धन्यवाद बोल दो। लोहिया गांव भी दिया आपने इनको।
देखिए बहुत इंटेलिजेंट है ये। नहीं, वो हम इनको जानते बहुत करीब से। झांसी सॉफ्ट टॉयज, कन्नौज परफ्यूम। मैं नेता सन से कहूंगा गोबर नहीं चाहिए हमें गोबर प्लांट नहीं चाहिए। आप गोबर प्लांट ले जाइए गोरखपुर, हमें अपना परफ्यूमरी पार्क चाहिए। और मैं परफ्यूम पार्क के बारे में बता दूं, वो इसलिए बनाना चाहता था क्योंकि लोग बेला का, गुलाब का और जो हसाइन के लोग हैं वो भी जानते होंगे कि कन्नौज के लोगों के वहाँ प्लांट लगे हुए हैं। ये बहुत अच्छा कारोबार है, सभी कन्नौज के लोग उससे जुड़े हुए हैं और वो कारोबार बढ़ेगा तो रोजगार, नौकरी मिलेगी। और बहुत टाइम के हिसाब से, समय के हिसाब से बड़ा परफ्यूमरी पार्क बन रहा था कि लोग वहाँ आएँ, म्यूजियम भी देखें, म्यूजियम के साथ साथ जो हमारी इंडस्ट्री को बढ़ावा मिल सकता है वो बढ़ावे के लिए वहाँ प्लांट भी लगना था। क्योंकि अभी तो ट्रेडिशनल तरीके से वो एसेंस निकालते हैं और अगर ये प्लांट लग जाता तो मैं समझता हूँ आपके कन्नौज का, यूपी का इत्र दुनिया के इत्रों के बराबर मुकाबला कर लेता और ये समाजवादी इत्र बनता वहाँ पर। जो इत्र व्यापारी के बारे में कुछ माननीय सदस्य कह रहे हैं, मैंने सुना है उसमें कि उससे कुछ बजट लेकर के छोड़ा जा रहा है उसको। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ही लोग मिले हों उनसे। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में उत्तर प्रदेश के अगर हम आंकड़े देखें तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं हो रहा है, यहाँ ईज ऑफ डूइंग क्राइम बहुत चल रहा है। हम एनसीआरबी के आंकड़े अगर देखें, हम कहां दिखाई देते हैं। और जिस तरह का सत्ता दल के लोगों का व्यवहार है पुलिस से और आम लोगों से, जो आरोप दूसरे दल पे लगाते हैं वो आप पे किस तरीके से अखबारों में छपे हुए हैं। देखिए आप, अगर आप चाहें नेता सदन में एक एक करके पढ़ सकता हूं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग खुद कानून हाथ में लिए घूम रहे हैं। ईज ऑफ डूइंग क्राइम चल रहा है यहां पर। नमामि गंगे में बजट तो बहुत रखा है आपने, बजट तो बड़ा बजट रखा है उसमें कि मां गंगा साफ हो जाएंगी, लेकिन मां गंगा अकेली नहीं साफ हो सकती जब तक उसकी सहायक नदियां नहीं साफ होंगी। मैं जानना चाहता हूं सरकार से कि नमामि गंगा के साथ साथ जो यमुना नदी है उसकी सफाई के लिए क्या सरकार कर रही है, जो काली नदी है उसके लिए सरकार क्या कर रही है, जो काली नदी कन्नौज में आकर के जुड़ जाती है गंगा में, उस काली नदी को साफ करने के लिए क्या इंतजाम है, आपकी और नदियां जो जुड़ जाती हैं उसके लिए क्या सरकार ने किया है। समाजवादी सरकार में, और मुझे खुशी है इस बात की कि उस समय के सिंचाई मंत्री जी, जो न केवल मेरे चाचा हैं, नेता सदन भी मुस्कुरा रहे हैं, वर्णा नदी को साफ करने के लिए इंतजाम किया गया था। और मेरी कोशिश थी कि गंगा से पहले कम से कम एक एग्जाम्पलरी काम करके दिखा दें कि वर्णा नदी बनारस में कैसे साफ बहेगी। जितना काम उस सरकार में हुआ था उससे आगे नहीं बढ़ पाए, वैसी का वैसा रोक दिया। और गोमती का भी उदाहरण है यहां पर, गोमती का भी काम एग्जाम्पलरी होता देश के लिए। जो लोग ये एग्जाम्पल देते हैं कि साबरमती का सबसे अच्छा या रिवर फ्रंट है, मैं तो माननीय सदस्यों से कहूंगा कि आप साबरमती का भी देख करके आइए, और साबरमती के बाद अगर आप अपने गोमती का देखेंगे तो गोमती का जो रिवर फ्रंट है उसके सामने साबरमती का रिवर फ्रंट कहीं टिकता नहीं है। ये अलग बात है, जांच चल रही है, जांच चलेगी, लेकिन इतना बड़ा काम कोई नहीं कर सकता था। ये रिवर फ्रंट पहला देश का होता। और मैं तो कहूंगा कि मैंने उस काम को आसान करने के लिए, कि काम आसान और अच्छा हो जाए, जो आर्किटेक्ट था साबरमती का वही आर्किटेक्ट आपका गोमती का है, जो कॉन्ट्रैक्टर उस साबरमती का था वही कॉन्ट्रैक्टर गोमती का है।
और मैं तो आज भी कहता हूं कि 900 मीटर या कुछ अगर आज भी नाले रुक जाएं तो देश के लिए सबसे बड़ा एग्जाम्पल होगा कि किस तरीके से एक शहर में साफ नदी बहती है। ये एग्जाम्पल था, उसको नेता सदन ने पता नहीं कहां पहुंचा दिया, सीबीआई, ईडी और जाने कहां कहां। लेकिन मैं आपसे कहता हूं, इससे बेहतर अगर कहीं आपको रिवर फ्रंट मिल जाए तो बता देना मुझे आप। और जो जो वहां हो रही थी चीजें, एक एक पेड़, क्योंकि नेता सदन को कितना शौक है मुझे नहीं पता है पेड़ों के बारे में, वो कभी शौक मुझे नहीं दिखाई दिया पेड़ों के प्रति। एक एक पेड़ तय किया गया था कि कैसे लगना है, कि लोग दुनिया में जाते हैं कहते हैं कि वहां पर चेरी ब्लॉसम होता है। मैं ये दावा कर सकता हूं, और उत्तर प्रदेश के फॉरेस्ट के अधिकारी हैं, मैं दावा कर सकता हूं कि अगर चेरी ब्लॉसम है दुनिया के लिए फ्लावरिंग के लिए ट्री, तो उससे बेहतर ट्री अगर किसी के पास है तो भारत में और यूपी में समाजवादियों ने लगा करके दिखाए। रिवर फ्रंट के किनारे वो पेड़ लगाए गए जिससे कम से कम सीजन के हिसाब से फ्लावरिंग देखने को मिले। काम रुक गया लेकिन फूल खिलना नहीं रुके, वो आज भी फूल खिल रहे हैं वहां पर। और मुख्यमंत्री आवास से जो आखिरी तक जाती है सड़क, उस पे भी दोनों तरफ अगर किसी ने सोच करके समझ करके एस्थेटिकली पेड़ लगाए तो समाजवादियों ने लगाए। उस सड़क पर भी फुट ओवर ब्रिज बनाया। सरकार जब पिछली बार बनी थी तो हमारे माननीय मंत्री जी, वित्त मंत्री उस समय थे कि नगर विकास के थे, मंत्री नगर विकास के थे। इन्होंने अधिकारियों की बैठक बुलाई और कहा कि मुझे उद्घाटन करना है बहुत जल्दी। तो सोचिए इनका पहला उद्घाटन क्या था, समाजवादी सरकार में बना हुआ फुट ओवर ब्रिज पहला उद्घाटन किया। मतलब पहला उद्घाटन हुआ था कि नहीं हुआ था? फुट ओवर ब्रिज, इतने बड़े विभाग के मंत्री और उद्घाटन किसका कर रहे हैं? फुट ओवर ब्रिज, वो भी किसका? समाजवादी सरकार का बनाया हुआ। तो नदियां अगर साफ होती तो हमारे एक नए मंत्री थे, नए मंत्री, उनकी गलती नहीं है, वो विभाग उन्हें मछली मिला, अच्छी बात है, क्योंकि उस समाज से वो जुड़े हैं तो उन्हें विभाग वही दे दिया गया, उनकी गलती नहीं है। वो जिंदा मछली लेके गए, पूरी तैयारी के साथ गए कि जिंदा मछलियां जाएंगी और गंगा में छोड़ी जाएंगी। लेकिन पता नहीं जैसे ही मां गंगा में वो मछली डालेंगी सब मर गई। अध्यक्ष महोदय, वो सब जिंदा मछलियां थीं। मुझे तो ये लगता है कि नेता सदन ने जहां सेल्फी खिंचाई थी वो प्लांट खराब हो गया, जिसकी वजह से गंगा मां में सब सीवरेज जा रहा है और डिजोल्व ऑक्सीजन खत्म हो गई। वो मंत्री जी की गलती नहीं है मछली मरने का, वो जिंदा मछली लेके गए थे। और शायद मंत्री जी होते तो ये बात बता सकते थे, वो जिंदा मछली लेके गए थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने मां गंगा में डाले सब मछली मर गई। तो इसका मतलब ये है कि मां गंगा का जो, मेरा शब्द निकाल देना वो आप अध्यक्ष महोदय, स्लिप ऑफ टंग है, वो शब्द निकाल दिया अध्यक्ष महोदय, वो निकाल दिया जाए। तो वो जो मां गंगा में मछली डाली गई उसकी वजह से वो मर गई, क्योंकि डिसॉल्व ऑक्सीजन मां गंगा का नहीं था। तो ये बजट जा कहां रहा है? इसीलिए मैंने कहा कि ये बजट नहीं बंटवारा है। और अगर कोई बड़ी योजना बन रही हो तो बताइए मुझे कि उस बजट से ये बड़ी योजना बन रही है। नेता सदन और कई बार सत्ता के लोग कहते हैं कि हमने ये इतने एयरपोर्ट बनाए हैं। अयोध्या का अभी तक एयरपोर्ट नहीं बन पाया। मैं तो कहूंगा नेता सदन को पूरा ध्यान अयोध्या पे दीजिए, आप जल्दी से जल्दी एयरपोर्ट बनाइए, क्योंकि आप उतरे फिर हम भी उतरे उसी एयरपोर्ट पर। और जो समाजवादियों ने बनाए एयरपोर्ट वो अभी तक पूरे नहीं हो पाए। चित्रकूट का किसी समय पर नेताजी ने शुरू किया था, उस समय हवाई पट्टी छोटी थी। जब मैं चित्रकूट की हवाई पट्टी पर उतरा तो वहां के अधिकारियों ने कहा कि अब तो हवाई जहाज अलग तरह के आने लगे हैं, अगर ये हवाई पट्टी की लेंथ बढ़ जाएगी और चौड़ा हो जाएगी हवाई पट्टी तो बड़े बड़े हवाई जहाज भी उतर सकेंगे।
और उसी समय समाजवादी सरकार में फैसला लिया गया कि जो एक्स्ट्रा लैंड है वो ली जाएगी, क्योंकि फॉरेस्ट की लैंड लेनी थी, जिसके कारण समय लग गया, लैंड ली, काम शुरू हो गया, लेकिन 5 साल तक सरकार उस पर काम ही करती रही, अभी तक चालू नहीं कर पाई सरकार। मेरठ भी समाजवादी सरकार का है। आपका मुरादाबाद का भी नेताजी का बनाया हुआ एयरपोर्ट है, हवाई पट्टी जो बनी थी, और जो कुशीनगर में हवाई अड्डा बना है वो समाजवादी सरकार में बजट देकर के बना है। समाजवादी सरकार ने बजट दिया था। जो उस विभाग के मंत्री रहे होंगे उन्होंने तो फाइल देखी होगी, लेकिन हमें डर ये लगता है कि माननीय सदस्य कुछ कह रहे थे एक दिन कि एयरपोर्ट बंद तो रहे हैं, लेकिन नई स्कीम चल रही है बीजेपी की, वन नेशन वन नेशन और वन पूंजीपति। तो कुशीनगर एयरपोर्ट समाजवादी सरकार का बना हुआ है, और आजमगढ़ का तो पता नहीं क्यों नहीं शुरू किया गया। मैं कई बार उस एयरपोर्ट पे उतरना चाहता था, मैंने लिख करके भी जिलाधिकारी महोदय को दिया, उन्होंने कहा कि काम चल रहा है। तो एक दिन मैंने अपने कार्यकर्ताओं से कहा जरा देख करके आइए काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो बोला काम सब पूरा हो चुका है, अब बिल्कुल बन करके तैयार है। मैंने फिर जिलाधिकारी से पूछा कि वो काम तो पूरा हो गया, सब साफ है हवाई पट्टी पर, तो उन्होंने कहा अभी टेस्ट हुआ है, टेक्निकल टेस्ट हुआ है, इसमें कुछ फ्रिक्शन ज्यादा है। अब पता नहीं फ्रिक्शन ज्यादा है कि कम है, जिसकी वजह से आज तक आजमगढ़ का एयरपोर्ट शुरू नहीं होने दिया। मुझे तो ये लगता है समाजवादी सरकार ने बनाया था, इसलिए नहीं चालू होने दे रहे। एक रसूलाबाद में हवाई पट्टी बनी थी, लॉजिस्टिक्स तो ये कहते हैं कि आप बिल्कुल बगल में उतरे, हेलीकॉप्टर से उतर करके पहुंच जाएं। अब सोचिए इतना बड़ा कार्यक्रम आप करने जाने नेता सदन, जिसमें आदरणीय राष्ट्रपति जी आ रहे हैं, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, आप भी जा रहे हैं, बहुत सारे लोग जा रहे होंगे, और कहां उतरेंगे? लखनऊ में। आपने अगर काम पूरा कर दिया होता तो आपको लखनऊ नहीं उतरना पड़ता, आप बगल में उतर जाते, वहां से 2 मिनट 5 मिनट की फ्लाइंग में आप कार्यक्रम में पहुंच जाते। एक बार जरूर उतारा था कोई हवाई जहाज वहां पर, और जब हवाई जहाज उतरा था तो उद्योगपति उसमें बैठ करके गए थे कुछ, उन्होंने कहा यहां पर हम काया क्लब कर देंगे और न जाने कितना इन्वेस्टमेंट ले आएंगे। वो एक बार हवाई जहाज उतरा, उसके बाद दोबारा हवाई जहाज उस पर नहीं उतरा। और जब लोगों के घर में पानी भराव हुआ, थोड़ा सा पानी ज्यादा बरस गया एक बार, तो वहां के लोगों को पुलिस ने पीटा, क्योंकि उन्होंने पानी निकलने के लिए रास्ता बना दिया था। तो जो हवाई पट्टियां हैं, मुरादाबाद की समाजवादी सरकार की बनी हुई है, आजमगढ़ समाजवादी सरकार की बनी हुई है, चित्रकूट में नेताजी ने बनवाई, झांसी का कब पूरा होगा, ललितपुर में कहां जगह चिन्हित है, सोनभद्र में बहुत पुरानी हवाई पट्टी है, मेरठ में समाजवादी सरकार में ही फैसले लिए गए थे। मैं चाहूंगा अयोध्या का बहुत जल्दी आप बनवा दें, हमें खुशी होगी इस बात की कि आप उतरें, उसके बाद हम लोगों को भी उतरने का मौका मिले। उसको कोई नहीं रोक सकता। और जो किसानों को मुआवजा मिलना चाहिए था, मैंने कई बार प्रेस के माध्यम से कहा था, मैं आज भी कहता हूं, कई बार कई प्रोजेक्टों में लैंड एक्विजिशन के इश्यूज आ जाते हैं, समय पर लैंड नहीं ले पाते हैं। ये जब आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे बना था उस समय लैंड एक्विजिशन का बहस चल रही थी दिल्ली में। मैंने जगह जगह पर किसानों से बातचीत की और किसानों से राय मशवरा कर करके जो किसानों के सुझाव थे उनको शामिल किया, और कई जगह पर मुझे सर्किट रेट बढ़ाना पड़ा। मैंने सर्किट रेट बढ़वाया और सर्किट रेट बढ़ा करके मुआवजा किसानों को दिया। आप एक कोने से दूसरे कोने आप पहुंच जाएं, अगर एक भी जगह एक किसान ने विरोध किया हो तो बता दीजिए। इतने कम समय में देश में कहीं लैंड एक्विजिशन नहीं हुआ जितना कम समय में लैंड एक्विजिशन समाजवादी सरकार में आगरा लखनऊ में करके दिखा दिया। और उसी तरीके से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे किया, वहां भी कोई इशू नहीं आया। और अगर इशू आया होता और अगर हमने जमीन को एक्वायर न किया होता और किसानों से आम सहमति नहीं बनी होती तो शायद सीवीसी के एक्ट कहता है कि आप टेंडर नहीं कर सकते हैं। जब तक 50% से ज्यादा जमीन एक्वायर नहीं होगी आप टेंडर नहीं कर सकते,
क्योंकि जमीन एक्वायर से लेकर के करार 70% तक हो गए थे, इसलिए समाजवादी सरकार पे वो टेंडर हो गए थे। और मैं इसलिए इस बात को बता रहा हूं कि अयोध्या और फैजाबाद में बहुत किसानों के साथ अन्याय हुआ। मुझे समय समय पर लोग मिले थे और मैंने प्रेस के सामने कहा कि इतना पुण्य काम होने जा रहा है, उसके लिए सरकार को अगर सर्किट रेट बढ़ा करके 6 गुना भी मुआवजा देना पड़े तो देना चाहिए किसानों को। आपको सब किसान जमीन दे देते, लेकिन पता नहीं नेता सदन आप किस अधिकारी के चक्कर में पड़ गए। आप फैसला लीजिए, कलम उठाइए और 6 गुना कर दीजिए। कोई रोक दे तो मुझे बताइए। आप वैसे तो वैसे आप बहुत सख्त हो, लेकिन बताओ किसानों के लिए सख्ती नहीं है। आप सर्किट रेट बढ़ाने कौन रोक रहा है और अयोध्या के लिए कौन मना कर देगा? आप 6 गुना दीजिए सर्किट रेट बढ़ा करके। आपको अगर 2 दिन में जमीन न मिल जाए तो कहिएगा। वो अलग बात है कि कुछ रजिस्ट्रियों में हेरा फेरी हुई, जैसे कार्रवाई आपने गाजियाबाद में की है, आप अयोध्या में भी वही कार्रवाई कर दीजिए। मुझे उम्मीद है कि कार्रवाई होगी ऐसी अधिकारियों के खिलाफ। मंडी को लेकर के सरकार ये दावा करती है कि किसानों को हर फसल का पैदावार की एमएसपी दिलवाएगी। पिछली बार धान का, माननीय सदस्य यहां बैठे हैं, अगर कोई हमें बता दे धान की कीमत सरकार दिला पाई हो तो बता दें। और माननीय सदस्य, अगर आप सच में किसान हितैषी हैं तो बताओ कितने किसानों को धान की कीमत मिल गई थी? और उसके बाद अब गेहूं, जो गेहूं की कीमत मिली है वो सरकार की वजह से नहीं मिली, वो मार्केट की वजह से मिली। और सरकार ने खुली छूट दे दी प्राइवेट कंपनियों को कि जाओ जितना गेहूं खरीदना चाहो खरीद लो। और गेहूं खरीद गया सब। सरकार बताए कि इन्होंने कितनी खरीद की। अगर गेहूं खरीद की हो सरकार, वो आंकड़े बताएगी सरकार ने क्या दी है। ये सही है, हमें खुशी है, किसानों को कीमत मिल गई। लेकिन आपने अपने संकल्प पत्र में, लोक कल्याण संकल्प पत्र में कहा है कि हम किसानों के लिए विशेष योजना चलाएंगे, भामाशाह योजना चलाएंगे। आप एमएसपी दीजिए, बोनस दीजिए, क्यों नहीं देते किसान आपको? लेकिन आप बोनस नहीं देना चाहते थे। आप चाहते थे प्राइवेट लोग खरीद लें, और जब ये प्राइवेट लोग खरीद लेंगे, कल हमारे शहर में रहने वाले लोगों को आटा खरीदना पड़ेगा, तो सोचो कितना मुनाफा वो लोग कमाएंगे। इसलिए सरकार ने जानबूझ करके उन्हें मौका दिया है मुनाफा कमाने के लिए। इसीलिए इसमें एक नई योजना चल रही है कि वन नेशन कई पूंजीपति विचार। आटे की कीमत क्या होगी? और महंगाई के आंकड़े हमारे सदस्यों ने कई बार दिया है कि बाजार में आंकड़े क्या हैं, और सरकार कहती है वो महंगाई नहीं रोक सकती। तो फिर सरकार किस बात के लिए है? आप हर चीज महंगी होती चली जा रही है आपकी। सीमेंट महंगा, सरिया महंगी, और सरकार बनने के बाद बताओ सीमेंट कितना महंगा हो गया, सरिया कितनी महंगी हो गई, आपकी गिट्टी बालू कितनी महंगी हो गई, बिजली आपने कितनी महंगी कर दी, सरसों का तेल कितना महंगा कर दिया, रिफाइंड कितना महंगा कर दिया आपने। हर जरूरत की चीज महंगी कर दी। जिम्मेदार कौन है? और आप तो कह रहे थे कि नोटबंदी आ जाएगी तो सब खत्म हो जाएगा, नोटबंदी आने के बाद भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, काला धन वापस आ जाएगा। लेकिन आरबीआई की रिपोर्ट भी आपने पढ़ ली होगी कि आरबीआई ने क्या कहा है कि 500 के नोट और 2000 के नोट कितने आ गए बाजार में फर्जी। आज कौन जिम्मेदार है उसके लिए? जीएसटी लगा करके कह रहे थे बाजार हमारा अच्छा हो जाएगा, उद्योग कारोबार बढ़ जाएगा। और जीएसटी बताएं वित्त मंत्री जी, दिल्ली की सरकार बहुत जल्दी बंद करने जा रही है जीएसटी का आपको कंपनसेशन। तो अब कंपनसेशन का आप कहां से उतने गैप को फुलफिल करेंगे? आप वो फुलफिल कहां से करेंगे आप? तो इसीलिए मैंने कहा कि जब जीएसटी बंद हो जाएगी, आप तो उस जीएसटी को मान रहे कि जितना पिछले वर्ष में आपको जीएसटी मिलता था कंपनसेशन, उसी हिसाब से आपको इस बार कंपनसेशन मिलेगा। अगर मान लीजिए दिल्ली की सरकार ने वो कंपनसेशन नहीं दिया आपको, तो उस गैप को फुलफिल कहां से करेगी ये सरकार? ये तो डबल इंजन की सरकार है। ये सरकार पेड़ लगाने में भी बहुत आगे है, पर यार जाने कितने पेड़ लगाती है। 17-18 में
कई करोड़ पेड़ लगाएंगे। तो मैं मान लूं 35-35 करोड़ हर साल लगाए आपने। अभी बोला है आपने 35 करोड़, पहले कुछ कम लगाए थे आपने पेड़। सरकार कह रही हम इतने पेड़ लगाएंगे। मुझे याद है जब प्लांटेशन मैंने एक जगह की और मैं ग्रीन प्लांटेशन करता था, एक ग्रुप बनाकर, एक ग्रुप प्लांटेशन, ग्रीन बेल्ट क्रिएट करता था। और हो सकता है आंकड़े थोड़े आगे पीछे हों, 1,24,000 पेड़ लगवाए थे। वो 1,000 एकड़ में लगे थे। 1,000 एकड़ में 1,24,000 के लगभग पेड़ लगे थे। और आप तो हर साल 20 करोड़ से नीचे ही नहीं जा रहे हो। और इस बार तो कहा है बजट में 35 करोड़ पेड़ लगाएंगे। क्या गमलों में लगा रहे हो जो आप सड़क पर लगने लगे हैं? गमलों में क्या गमलों के भी पेड़ गिर ले? तब तो घास गिर ली, तब तो लगी गई, लखनऊ में लग गई होगी इतनी घास। 35 करोड़ अगर 1,000 एकड़ में 1,24,000 पेड़ लगते हैं तो 35 करोड़ पेड़ के लिए जमीन कहां है आपके पास? ये बताएं हमें आप, कहां है जमीन? और फिर मुझे खुशी है इस बात की कि नेता सदन को शौक जानवरों का भी है। और जानवर के साथ आपकी तस्वीर आती है, बहुत अच्छा लगता है हम लोगों को। क्योंकि लाइन सफारी मैंने इसीलिए बनाया थी कि बच्चे जाकर के लाइन सफारी देखें। मैंने विभाग के मंत्री जी से कहा कि वहां लेपर्ड आ गया है, तेंदुआ, ब्लैक बग्स और हिरन को खा चुका है। कुछ अधिकारियों ने भागदौड़ की है, अभी तक तेंदुआ नहीं पकड़ा गया है। अभी सुनने में आया कतनिया घाट में एक बच्चे को तेंदुए ने मार दिया, तो लोगों के अंदर गुस्सा हुआ और लोगों ने पुलिस के ऊपर अटैक कर दिया, जो वन विभाग के हैं। वो घटना घट गई। इससे पहले भी लेपर्ड किसानों ने मार दिया, पूरे के पूरे गांव में मुकदमे दर्ज कर दिए गए। ये जिम्मेदारी वन विभाग की है। कौन है जिम्मेदार इसके लिए? इसलिए नेता सदन से कहूंगा कि आपने चिड़ियाघर तो अच्छा बनवा लिया, उसके लिए कॉर्पस फंड भी 50 करोड़ डाल दिया आपने, लेकिन दूसरे जानवरों को भूखा रखना चाहते हो आप। और जो सबसे बड़ी उपलब्धि थी, सबसे स्टेट के लिए उपलब्धि होती, वो उपलब्धि का क्या किया सरकार ने? लाइन सफारी, एनिमल सफारी, वो हो सकता है हमने और नेताजी ने बनवाई हो, लेकिन वो इटावा में बनी है, मेरे क्षेत्र में नहीं बनी है। मेरा जन्म सैफई में हुआ है, इटावा में नहीं हुआ है। इटावा से विधायक आपकी हैं, हमारी विधायक नहीं है। इसलिए क्यों भेदभाव आपको? और फिर आपको ये याद रखना चाहिए, नेता सदन जो शेर आप लेके गए हो, उसको खिलाए पिलाए इटावा वालों ने है, और नहीं खिलाया पिलाया हो तो बताइए आप। मोटा तगड़ा करके भेज दिया गोरखपुर। ध्यान रखना वो कमजोर ना हो जाए। ये सरकार कह रही है सैनिक स्कूल बनवाएंगे। कहां बनवाया आपने सैनिक स्कूल? वित्त मंत्री जी आप बताइए, आपने कहां सैनिक स्कूल बनवाया है? माननीय मंत्री जी बताए, सैनिक स्कूल शाहजहांपुर में बन गया क्या? समाजवादी सरकार थी तो दिल्ली से 3 सैनिक स्कूल मिले थे, और तीनों के तीनों स्कूलों के लिए अच्छा बजट दिया था और बन करके तैयार हो गए थे। स्कूल चालू भी हुए, एक बाद में चालू हुआ आपकी सरकार में। अगर आप राष्ट्रवादी हैं, कहते हैं हम है ही नहीं, नेशनलिस्ट ही नहीं है, हम लोग राष्ट्रवादी नहीं है, हम देशभक्ति नहीं है, हम बनाए सैनिक स्कूल, देश की सीमा पर लड़ने के लिए बच्चों को तैयार करें। हम राष्ट्रभक्ति नहीं है, आप राष्ट्रभक्त हो। आपने सैनिक स्कूलों का बजट क्यों काटा? और सैनिक स्कूल क्यों नहीं बनाए अभी तक आपने? सैनिक स्कूल उस समय दिल्ली की सरकार ने मुझे दिए थे, वो एक दे रहे थे अमेठी में। मैंने उस समय कांग्रेस के नेता से बात की कि मैं अकेला अमेठी में नहीं दूंगा, अगर आप सैनिक स्कूल चाहते हैं तो 2 और दीजिए, तब मैं जाकर के दूंगा। तो मुझे खुशी इस बात की कि दिल्ली की सरकार ने वो बात मानी। एक अमेठी में, एक मैनपुरी में, जो कन्नौज में बनना था उसको मैंने झांसी में बनाने का काम किया सैनिक स्कूल। आज यूपी में 4 सैनिक स्कूल हैं।
और 5 साल से राष्ट्रवादी सरकार है। कौन सा नया सैनिक स्कूल बनाया आपने, बताइए आप। एक सैनिक स्कूल बनाया हो तो बता दीजिए आप। और फिर जो बजट देना चाहिए था उसके लिए अब दिया है जाकर के बजट क्यों नहीं दिया पहले? इसी तरीके से एक संस्कृति स्कूल, अध्यक्ष महोदय, बड़े बड़े लोग जाते हैं और वो एडमिशन नहीं पा पाते हैं उन स्कूलों में। एडमिशन पाने के लिए न जाने कितने क्या क्या तरीका अपनाते हैं। उस संस्कृति स्कूल में दिल्ली में किसी को एडमिशन नहीं मिलता है। उस समय अधिकारियों की बैठक हुई और अधिकारियों की बैठक में उन्होंने प्रस्ताव रखा कि वो संस्कृति स्कूल यहां बनाना चाहते हैं। मैंने उसको स्वीकार किया। दिल्ली के बाद अगर कहीं संस्कृति स्कूल बना है तो लखनऊ में 6 गजरिया में समाजवादी सरकार ने बनाया। लेकिन अगर उसके पास जाकर के देखें क्या दुर्दशा है, बर्बाद कर दिया। मैं तो कहता हूं जब दिल्ली वाले, आप सरकार वाले बोलते हैं कि हमारा स्कूल देखो, आप संस्कृति को तैयार कर दीजिए और दिल्ली वालों से कहो कि आओ संस्कृति स्कूल देख लो किसका बेहतर है। और मैं तो कहूंगा दिल्ली वालों को बुलाओ, कहिए सैनिक स्कूल देखिए, आप उसकी डिजाइन देख लो, एरिया देख लो किस तरीके से बन रहा है। लेकिन आप रुचि नहीं ले रहे हैं। आप पता नहीं क्यों नहीं रुचि लेते हैं आप। और जो हमारे प्राइमरी स्कूल हैं, क्योंकि बजट हमारे पास सीमित था उस समय, एक सैफई में और एक लखनऊ में मैंने एक नए तरह का स्कूल बना करके दिया था। और मैंने विभाग से कहा इसके मानक जो बदलने बदल लो आप, लेकिन ये मॉडल है, इसको तैयार करिए और जहां आपको स्कूल नए बनाने इसी तरह बनाइए प्राइमरी स्कूल। वो 2 बन गए हैं। लखनऊ का तो नाम बदल के आप चलाना चाहते थे, लेकिन जनता के विरोध में केवल नाम लिख पाए, मंत्री वहां उद्घाटन नहीं कर पाए। लेकिन क्योंकि सैफई से कुछ अलग इनका रिश्ता है, सैफई क्यों पसंद करेंगे, इसलिए वैसा का वैसा ही पड़ा है आज भी। हम तो कह रहे हैं नहीं चलाइए सैफई में। कम से कम नेता सदन 5 साल है आपके पास, उसी की नकल कर करके आप गोरखपुर, कुशीनगर और देवरिया में क्यों नहीं स्कूल बनवाते हो आप? और अगर उससे बेहतर बना सकते तो बनाइए उससे बेहतर। कुछ बोले कोई सदस्य? स्कूल आप देखा, उस संस्कृति दिखाइए तो शायद आपकी आंख खुल जाएगी, और वो स्कूल दिखाएंगे तो शायद आंख खुल जाएगी। जो चीनी मिल का मामला है, सरकार हमेशा ये कहती है और बजट में भी उस सरकार ने लिखा है कि हमने चीनी मिलों का इतना भुगतान किया है। अच्छी बात है, भुगतान होगा और हर बार जैसे जैसे कैपेसिटी बढ़ेगी, जैसे जैसे शुगर कंटेंट बढ़ेगा, आपका भुगतान ज़्यादा होगा और स्वाभाविक भुगतान हुआ है। सरकार ये कभी नहीं बताती है कि बकाया कितना है। जितनी भी चीनी मिलें हैं, प्राइवेट और सहकारी चीनी मिलें, हमारे वित्त मंत्री जी और नेता सदन ये बताएं कि कितना बकाया है अभी। जो मुझे जानकारी मिली है, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बड़े पैमाने पर चीनी मिलों का भी पैसा बकाया है। और अगर पढ़ना चाहें तो हम पढ़ भी सकते हैं। एक एक चीनी मिल का बकाया है। और जो बजट में दिया है वो बजट सहकारी चीनी मिलों का है, सरकार की चीनी मिलों का है। तो क्या जो बजट दिया गया उससे पूरा किसानों का भुगतान हो जाएगा? ये सरकार हमें बताए। ये जो भुगतान है बकाया है अभी। मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं कि जो बजट में पैसा रखा है, क्या उससे पूरे चीनी मिल का जो बकाया पैसा है किसानों का भुगतान हो जाएगा? अगर भुगतान हो जाए तो बताएं सरकार। इसीलिए मैंने कहा कि ये बजट केवल सपने दिखाने का है। नहीं, आप घड़ी देख रहे थे ना, मैंने कहा मैं यहीं से बताता हूँ 1 घंटा 11 मिनट। नहीं, आप मैंने बोलने के लिए मना नहीं किया। नहीं, वो और उनका अधिकार है बोलने का, उनका अधिकार है।
ये सरकार कहती है कि हम बसों को अच्छा करेंगे, और बसों से सबसे ज़्यादा गरीब चलते हैं। करोड़ों करोड़ लोग उससे एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। बड़ी संख्या में सरकार के पास बसेस हैं, और उस समय ही मुझे याद है जब मजदूर पैदल पैदल चल रहे थे, तो मैं यही कह रहा था कि सरकार के पास इतनी बसें हैं कि कोई भी मजदूर पैदल नहीं चलता, वो घर पहुंचाया जा सकता था। लेकिन सरकार बस की लड़ाई में फंस गई और अपनी बसें नहीं चलाई। और 5 साल बाद सरकार को याद आया है कि बस स्टेशन के आधुनिकीकरण के दृष्टिगत प्रदेश के 23 प्रमुख बस स्टेशनों को लखनऊ के आलमबाग बस स्टेशन की तर्ज पर पीपीपी पद्धति पर विकसित किए जाने हेतु कार्रवाई गतिशील है। आपको अगर ढूंढने को कोई मिला भी है बस स्टैंड, तो केवल वही मिला समाजवादी सरकार का बना हुआ है। मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं। और वित्त मंत्री जी, पता नहीं आप कैसे लिख दिया आपने, हो सकता है नेता सदन ने भाषण ना पढ़ा हो, क्योंकि वो नहीं पढ़ सकते, उन्होंने सुझाव दिया होगा आपको अगर कोई एग्जाम्पलरी काम दिखाई दिया है तो वो समाजवादी सरकार का दिखाई दिया है। और यकीन मानिए अध्यक्ष महोदय, ये सबसे अच्छा एक बस स्टैंड बना करके तैयार किया था। सरकार चाहे तो अपने बजट से, और सरकार चाहे पीपीपी मॉडल पे। मैं ये जानना चाहता हूं 5 साल आप क्यों सोते रहे? आपने ये आलमबाग का बस स्टैंड ही नहीं देखा था। ये गलती हुई हमारी। जिसने बनाया अध्यक्ष महोदय, मुझे उसे पहले आपकी पार्टी में भेज देना चाहिए था, क्योंकि मैंने देरी की, इस वजह से बस स्टैंड बनने में देरी हो गई। और जब तक इसमें आपके पास स्वीटनर अच्छे नहीं होंगे, तब तक ये मॉडल आपका कामयाब नहीं होगा। इसलिए मेरा अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से यही निवेदन है कि अगर सरकार अपने बजट से बनाएगी तो अच्छा है। और बसों की हालत सबने देखी है, हर दिन यात्री उतर करके बस को धक्का लगाते हैं, तब बस चलती है। हर दिन अखबार में कहीं ना कहीं तस्वीर मिल जाती है। वो एक्सीडेंट तो अलग हैं। अध्यक्ष महोदय, मैंने शुरुआत की थी स्कैनिया की बसेस को लेने की, नई बसेस लेने की उस समय भी, और अगर सरकार 5 साल में बसेस लेती तो आज बहुत बड़े पैमाने पे नई बसेस मिल जाती, जिससे हमारे गांव के गरीब यात्री चल सकते। और आज भी मैं सड़क पे कभी कभी देखता हूं, इन्होंने बहुत पेंट किया, बहुत पुताई की, लेकिन कई कई जगह अभी भी मुझे लोहिया बस सर्विस दिखाई दे जाती है। अब उन्हें तो छोड़ देना, उनमें पेंट मत लगाना। अब नई बस लेना, कुछ नया नाम ढूंढिएगा आप। तो 2000 बसेस खरीदने जा रहे हैं, पता नहीं कब खरीदेंगे ये 2000 बसेस। और जो आप एमएसपी देने की बात कह रहे हैं आलू पर, हमारे माननीय सदस्य कुछ ऐसे क्षेत्रों से जीत करके आते हैं जिन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा आलू होता है। और आलू के काम में, आलू के कारोबार में कभी कभी नुकसान बड़े पैमाने पर होता है। पिछली बार भी सरकार ने कहा था, आलू की फैक्ट्री तो नहीं लगा रहे हैं? नहीं, मैं आलू के बारे में जानता समझता हूँ, सब कुछ हूँ। मेरा सुझाव मानेंगे नहीं नेता ने बोला था ना, हालांकि मैंने पब्लिक प्लेटफॉर्म पे सुझाव दिया था, वो हमारे माननीय सदस्य जीत करके आए हैं, उन्हीं के हमारा प्रत्याशी लड़ रहा था, मंच पे मैंने सुझाव दिया था, अगर नेता सदन उनका सुझाव मान लें तो आलू की समस्या कुछ हद तक खत्म हो सकती है। और नेता अध्यक्ष महोदय, जो आलू को लेकर के पिछली बार भी सरकार ने कहा था कि आलू के लिए हमने एक फंड बना दिया है, आलू के किसानों को उनका नुकसान नहीं होने देंगे। वो फंड बना, किसी की मदद नहीं हुई। जो किसान दुखी थे, जिनका आलू सड़ गया कोल्ड स्टोर में, उन्होंने एक नया तरीका निकाला कि जाकर के हम मुख्यमंत्री जी को दे आएंगे। वो नए किसान थे, वो लखनऊ कभी नहीं आए थे, वो आलू लेकर के आए यहाँ। उन्हें सबसे बड़ा घर दिखाई दिया, वहीं आलू फेंक दिया उन्होंने।
और उन्होंने किसी को बताया कि आलू फेंक दिया है, ये किसका घर है? बोला ये तो गवर्नर साहब का घर है। तो बोले मुख्यमंत्री जी का घर कहाँ है? तो बोले आपको इधर से जाना पड़ेगा। वो किसान नहीं जानते थे मुख्यमंत्री जी कहाँ रहते हैं, वो आलू लेकर के मुख्यमंत्री जी के यहाँ छोड़ आए थे। वो आलू आपको दिखाना चाहते थे, आपने एमएसपी नहीं दी, उनका सपोर्ट नहीं किया, उन्हें बाद में क्या मिला? सीसीटीवी से ढूंढवाई गाड़ी का नंबर, उन्हें जेल भेज दिया। अब कह रहे हैं आप एमएसपी देंगे, आप आलू पर और एक और फसल पे कहा है, 2 फसलों पे कहा है आपने। माननीय वित्त मंत्री जी कह रहे होंगे आलू और प्याज टमाटर पे। टमाटर पे तो नहीं दे पाएंगे माननीय सदस्य, माननीय वित्त मंत्री जी, टमाटर पे भी देंगे, बहुत खुशी की बात है। तो जो अध्यक्ष महोदय, मैं बधाई दूंगा सरकार को कि अगर किसानों को आलू की ये कीमत दे दें, और एक कदम आगे गए हैं कि टमाटर को भी देंगे और प्याज को भी देंगे, तो लहसुन को क्यों भूल जाते हो हमारे मैनपुरी के जिले का? तो अब देंगे कहां पर आप? जो मंडियों बन रही थी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, वो तो आपने पूरा नहीं किया। यहां जितनी पुरानी मंडियां बनी थी, चाहे जालौन की बनी हो, चाहे झांसी की बनी हो, ललितपुर की बनी हो, बुंदेलखंड पैकेज में हर जिले में मंडी बन रही थी पिछली सरकार में, कोई मंडी नहीं चला पा रहे आप। और एक्सप्रेसवे के किनारे मंडियां बननी थी, इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए इंडस्ट्रियल एरिया बने, वो ठीक है, लेकिन वो मंडियां भी बननी थी। मैंने आलू की विशिष्ट मंडी बनाई थी कन्नौज में। मैं नेता सदन से जानना चाहता हूं वो मंडी क्यों रोक दी आपने? 5 साल मंडी ऐसे ही काम चल रहा। वो मेरा कोई खेत नहीं है वहां पर, मैं केवल चुनाव लड़ता हूं वहां पर। तो कम से कम किसानों के लिए वो मंडी बना दें। और पूर्वांचल में गाजीपुर से लेकर के, गाजीपुर में सब्जियों की मंडी बननी थी, आजमगढ़ में मंडी बननी थी, अंबेडकर नगर में मंडी बननी थी। बताओ एक्सप्रेस के किनारे क्या मंडी बनाई है आपने? अभी तो जगह नहीं ली आपने। इसलिए वो बातें मैं कह चुका हूं। और दिल्ली से तो 1 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा था मंडियों के लिए। वो पैसा कहां है मंडियों के लिए? अगर हमारी मंडियां नहीं होंगी तो हम अपने किसानों को कहां देंगे एमएसपी? हमारा किसान कहां लेकर के जाएगा? इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप एमएसपी देने की बात कर रहे हैं तो आप स्पेसिफिक बताइए कि मंडियों को बेहतर करने के लिए हम ये इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं। और न केवल हम सरकारी मंडी बना रहे थे, एक हमने बाबा रामदेव जी को भी जमीन दी थी। अब बाबा रामदेव जी पता नहीं योग के बाद मंडी बनाना चाहते थे, उन्होंने भी काम नहीं किया शुरू। मुझे उम्मीद है कि वो भी अपनी एक नई मंडी बना देंगे, जिससे कम से कम किसानों को सुविधा मिल सके और जो दावा सरकार कर रही है एमएसपी मिलेगी वो वहां पर मिल जाए। इसलिए जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम बेहतर नहीं होगा, और जो वो आप बजट हमें दिखा रहे हो, इतने बड़े बड़े आंकड़े, आप बजट तो दिखा रहे हो लेकिन खर्च कितना करते हो? आपको खर्च बताना चाहिए। खर्च में हर विभाग में आप नीचे जा रहे हैं, आप खर्चा नहीं कर पा रहे हैं जितना आपको खर्च करना चाहिए। इसलिए बजट तो है, लेकिन ये बंटवारे वाला बजट है। जो बात मैं भूल गया था समाजवादी सिद्धांत की, जो कभी कभी थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं समाजवाद के बारे में, ट्वीट कर देते हैं, कभी कभी प्रेस में कह देते हैं, मैं उनसे कहूंगा, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने एक किताब लिखी थी हिंदू बनाम हिंदू। में केवल 2 पैराग्राफ पढ़ना चाहता हूं, और मैं चाहूंगा अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सभी माननीय सदस्यों को ये किताब भिजवाऊंगा। और वो किताब में मैं पढ़ता हूं कि भारतीय इतिहास को सबसे बड़ी लड़ाई हिंदू धर्म में उदारवाद और कट्टरवाद की लड़ाई पिछले 5000 सालों से भी अधिक समय से चल रही है, और उसका अंत अभी भी दिखाई नहीं पड़ता। इस बात की कोई कोशिश भी नहीं की गई जो होनी चाहिए थी कि इस लड़ाई की नजर में रख करके हिंदुस्तान का इतिहास देखा जाए, उसे बुना जाए। लेकिन देश में जो कुछ होता है उसका बहुत बड़ा हिस्सा इसी के कारण होता है। सभी धर्मों में किसी न किसी समय उदारवादियों और कट्टरवादियों को में लड़ाई हुई है, लेकिन हिंदू धर्म के अलावा वे बट गए। अक्सर उनमें रक्तपात हुआ और थोड़े या बहुत दिनों की लड़ाई के बाद वो झगड़े पर काबू पाने में कामयाब हो गए। हिंदू धर्म में लगातार उदारवादियों और कट्टरवादियों का झगड़ा चला आ रहा है, जिसमें कभी एक जीत होती है, कभी दूसरे की। खुला रक्तपात तो कभी नहीं हुआ,
लेकिन झगड़ा आज तक हल नहीं हुआ और झगड़े के सवालों पर एक धुंध छा गई है। तो मैं चाहूँगा ये किताब पढ़ेंगे तो शायद जो कभी कभी सवाल मुझसे करते हैं समाजवादी होने का और समाजवाद को लेकर के चर्चा करते हैं, उस पर भी कभी कभी सवाल खड़े करते हैं। और जो पिछड़ों की बात करते हैं, हमारे जितने हमारे यहाँ लोग हैं समाजवादी लोग हैं, जो कभी पुराने समाजवादियों ने नारा दिया वो आज भी नारा लगा सकते हैं, लेकिन हमारे जो दूसरी तरफ बैठे हुए हैं सत्ता पक्ष में, पिछड़े हों बहुजन के लोग हों, लेकिन वो नारा नहीं लगा सकते क्योंकि वो पिछड़ों की मदद नहीं करना चाहते, पिछड़ों से केवल वोट लेना चाहते, बहुजन समाज से केवल वोट लेना चाहते हैं। और अगर ये बात सच नहीं है तो मैं अपने पिछड़े भाइयों से कहूंगा जो वहां बैठे हैं, हमारे अभी माननीय सदस्य उठा रहे थे कि जाति जनगणना हो, क्यों तैयार नहीं आप जाति जनगणना के लिए? आज टेक्नोलॉजी है, आप बड़े बड़े डेटा सेंटर में इन्वेस्टमेंट करवा रहे हैं, आप पे किसानों के 2 करोड़ और 47 लाख लोगों का डेटा है, आप पे शौचालय का 1 करोड़ इतना डेटा है आपके पास और डेटा है। क्यों आपके पास जातियों का डेटा नहीं है? आप जातियों की लड़ाई कराते हैं, जातियों के बीच में नफरत फैलवाते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि हम तो नारा लगा सकते हैं इस बात का कि सोशलिस्टों ने बांधी गांठ, पिछड़े पावे 100 में 60। बताओ हमें सत्ता पक्ष के लोगों में से कितने लोग ये नारा लगा सकते हैं? और फिर समाजवादियों ने कभी नारा दिया होगा, हमने तो उन्हीं से सीखा, किताबों से सीखा, शिविरों में सीखा, जनेश्वर मिश्र से सीखा। और जनेश्वर मिश्र इसलिए सीखा कि हमारे पार्टी के बड़े नेता थे, और बड़े नेता थे इसीलिए मैंने, अगर नेताजी ने लोहिया पार्क बनाया था तो मैंने भी जनेश्वर मिश्र पार्क बनाया और बड़ा पार्क बनाया। और इसीलिए हम कहते हैं कि जो एक नारा कभी दिया गया था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, क्या आप में से कोई ये नारा लगा पाएगा? और फिर लोहिया जी की आखिर, हाँ की लोहिया जी की बहुत सारे मैं नारे पढ़ सकता हूं, लेकिन जब तक भूखा इंसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा। तो हमारी लड़ाई जारी रहेगी, लड़ाई लड़ते रहेंगे, क्योंकि हम जाति जनगणना कराना चाहते हैं। जब आप डेटा सेंटर बना रहे हैं, डेटा सेंटर पे बड़ी बड़ी कंपनियों का आप इन्वेस्टमेंट मांग रहे हैं, तो आपके अपने लोगों का डेटा सेंटर क्यों ना हो, डेटा क्यों ना हो? हमेशा हमेशा के लिए कंफ्यूजन खत्म कर दो, हमेशा हमेशा के लिए लड़ाई खत्म कर दो। क्या आप गिन लीजिए, आबादी के हिसाब से उनको हक और सम्मान दे दीजिए। न जाने कितनी नौकरियां बंद हुई चली गई, सब नौकरियों की कभी मैं वो पढ़ चुका हूं, इसलिए दोबारा उन बातों को मैं नहीं दोहराना चाहता हूं। लेकिन अमृत महोत्सव मनाने वाले जहर फैलाने का काम करते हैं, वो ना किया जाए। अमृत महोत्सव मनाएं लेकिन भाईचारा भी बढ़ाएं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ, क्योंकि बहुत लंबा भाषण हो गया मेरा, और क्योंकि मुझे उम्मीद है कि सरकार अपने बजट को लेकर के आई है, बजट खर्च करने की बात कहे और वहीं खर्च करने के साथ साथ ये जो कह देंगे सब उनको मालूम है क्या, उसको जमीन पर कैसे उतारेंगे, शांत रहिए, जमीन पर कैसे उतारेंगे। जमीन के साथ साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में वाली एनडीए सरकार द्वारा वर्ष 2003 में कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना को खत्म कर दिया गया था। हमारी सभी सदस्यों की मांग है कि जिस तरीके से वर्तमान में राजस्थान के बाद छत्तीसगढ़ ने भी राज्य कर्मचारियों के हित में पुरानी पेंशन योजना बहाल कर दी है, उत्तर प्रदेश में पुरानी पेंशन बहाल करने की योजना कब तक लेकर के आए। केंद्र सरकार जनवरी 2022 का डीए घोषित कर चुकी है, परंतु राज्य कर्मचारियों का जनवरी 2022 का डीए घोषित नहीं किया गया है। डीए घोषित कर भुगतान आदेश जारी कराने का काम सरकार करे। कोविड-19 में राज्य कर्मचारियों का नगर प्रतिकार भत्तों का भुगतान रोक दिया गया था। कर्मचारियों के नगर प्रतिकार भत्ते को बहाल किया जाए, यह हमारी सभी विपक्षी दलों की मांग है।
राज्य संपत्ति विभाग उत्तर प्रदेश के नियंत्रणाधीन सरकारी आवासों में दिव्यांग कार्मिकों को उनकी सुविधा अनुसार भूतल पर आवास दिए जाने की सुविधा भी दी जाए। ये तमाम सुझाव हैं। और तृतीय श्रेणी में आउटसोर्सिंग पर रखे गए कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन कम से कम 25,000 किया जाए। और मैं तो ये कहूंगा कि हमने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था कि अगर सरकार पक्की है तो नौकरी पक्की क्यों नहीं है। हमने तो अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि धीरे धीरे आउटसोर्सिंग खत्म कर देंगे, क्योंकि आउटसोर्सिंग का मतलब है कि आप संविधान से दिया हुआ हमारा हक और सम्मान छीन रहे हैं, आरक्षण को छीन रहे हैं। ये आखिरकार रिसोर्सेज तो हमारे हैं, इन रिसोर्सेज का भी बंटवारा उसी हिसाब से हो जो आबादी के हिसाब से हो। जो रिसोर्सेज है वो हमारे सबके हैं, अकेले किसी के रिसोर्सेज नहीं है। इसलिए रिसोर्सेज का बंटवारे के लिए आउटसोर्सिंग वाली व्यवस्था बंद होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2008 में 68,500 शिक्षक भर्ती के शिक्षकों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन हो जाने के वेतन भुगतान रोका गया है। सत्यापन कार्य पूर्ण हो चुका है, परंतु अवशेष वेतन के एरियर का भुगतान नहीं किया गया। इसका भुगतान शीघ्र कराया जाए। और साथ ही साथ जो आपने अपने संकल्प पत्र में कहा है कि नौजवानों को हम बड़े पैमाने पर नौकरी दे देंगे, सरकारी नौकरियों के पद सभी भरे जाएंगे। एक तो जो सरकारी नौकरी रुकी पड़ी है वो कब पूरी होंगी उनके, और साथ ही साथ जो पेपर आउट, पेपर लीक या उसमें फंस गई हैं बड़े पैमाने पे नौकरियां, कुल आरक्षण को लेकर के नौकरियां फंस गई हैं। एसआई की भर्ती में इतने बड़े घोटाला कि जहां पर 100 से ज्यादा लोग पकड़े गए हों, वो नौकरी रद्द क्यों नहीं हो रही? वो तो सामने है सब चीजें। इसलिए हम मांग करते हैं कि इन चीजों पे भी सरकार विचार करे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अध्यक्ष जी आपका और माननीय सदस्य सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नेता प्रतिपक्ष माननीय श्री ब्रजेश पाठक जी। माननीय अध्यक्ष जी, बहुत देर से हम लोग नेता प्रतिपक्ष की बातों को सुन रहे थे। बजट पर बोलने के बजाय उनका पूरा ध्यान